हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपने इस चैनल पे अपन ने एरर प्रो जो अपनी ग्रामर प्रैक्टिस की बुक है उसकी एक डाउट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो उसी डाउट सीरीज को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज अपन नाउन चैप्टर के डाउट्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। डिस्कस करने से पहले एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आपने आंसर तो पता कर लिया, लेकिन उसी क्वेश्चन के अंदर कोई और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था, वो आपको पता नहीं चला। या फिर हो सकता है कि आपने उसको ठीक मान के चला दिया, एक या दो क्वेश्चन के आंसर भी कई बार गलत हो जाते हैं। हर चैप्टर में मैंने नोटिस किया एक दो कितनी भी प्रूफ रीडिंग कराने के बाद भी एक दो आंसर गलत रह ही जाते हैं। इसके अंदर भी दो क्वेश्चन चेंज कराने हैं मुझे। तो उन चीज़ों का आपको तभी पता चल पाएगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे। दूसरा, जो बच्चे इन क्लासेस को प्रैक्टिस बैच की तरह से यूज़ करते हैं, इनको आप प्रैक्टिस बैचेस की तरह से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे नाउन चैप्टर के हैं सारे, तो जैसे ही क्वेश्चन आए उसी टाइम आप पॉज कर दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दिखा के देखो 30 सेकंड में ऐसे खड़ा रहूँ, आपको सोचने का टाइम दो, देखो वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आए आप पॉज बटन दबा दिया करो, फिर अपना आंसर सोच लो, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। तो इसको आप एज अ प्रैक्टिस बैच भी यूज़ कर सकते हो। अगली बात करें, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने बुक तो प्रोवाइड करी साथ में उसके साथ साथ जो हमारे डाउट आते वो हम पूछते या क्लियर हो पाते, नहीं हो पाते, जो हमारे नहीं भी डाउट आ रहे वो सर पहले खुद एक्स्ट्रा डाउट बता रहे कि इसमें ये क्वेश्चन में तुम्हारा डाउट ये आना चाहिए था, और उसको फिर क्लैरिफिकेशन भी मिल रही है उसकी। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। और यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए जो लाइक कमेंट ये सब चाहिए होता है, देखो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा इस वीडियो में कंटेंट है, इट इज़ वर्थ इट, कैसे पता चलेगा? आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर से, है ना। तो वो काम कर दिया करो अपने आप। और दूसरा, एरर प्रो और वोकैब प्रो, जैसा कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अब अमेजोन पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं कोरियर के थ्रू भिजवा रहा हूँ, उसके लिए वीडियो मैंने बना दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो सेकंड लिंक है, डिस्क्रिप्शन को खोलना, उसी में सेकंड लिंक मैंने डाल रखा है, हाउ टू परचेज एरर प्रो एंड वोकैब प्रो। उस वीडियो पे क्लिक कर लेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, वो देख सकते हैं। आ जाओ जी, शुरुआत करते हैं। अपना डाउट डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन है और बुक में जिसका सीक्वेंस नंबर 3 है, आई नीड सम मनी बिकॉज आई हैव टू बाय अनदर स्पेक्टेकल्स। ठीक है। अब इसके अंदर आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ऐसा क्यों करना पड़ा? अब जरा समझने की कोशिश करना। ये जो स्पेक्टेकल्स वर्ड है जिसका मतलब है चश्मा, ये हमेशा प्लूरल में चलता है। और ये जो अनदर वर्ड है ये बेसिकली होता है एन प्लस अदर, ये होता है एन प्लस में अदर। और ए एन जो वर्ड होते हैं ये किसके लिए लगाए जाते हैं? ये जो ए एन शब्द होते हैं इसका मतलब होता है वन। अगर मैं कहूँ अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, तो एक लड़का वेट कर रहा है। एन एलिफेंट इज परफॉर्मिंग इन द सर्कस, तो बच्चे एक एलिफेंट परफॉर्म कर रहा है। एन का मतलब वन है, और मैं कह रहा हूँ कि भैया ये प्लूरल में चलता है, तो गड़बड़ है। ये एन अदर में एन छुपा हुआ है ना, तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो फिर क्या करें? तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, मुझे एक ही चश्मा कहना है और कहना है एक और चश्मा ले लिया, और एन इसके साथ आ नहीं सकता, तो फिर क्या आ जाए? अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स लिख दो। अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स लिखने से कैसे सही हो जाता है बच्चे? वो जो अनदर है वो फिर माना जाएगा पेयर के लिए, और पेयर का पेयर्स हो सकता है, वो काउंटेबल चलता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में चलता है। तो एन अदर, बेसिकली एन प्लस अदर से क्या बन गया? अनदर पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ऐसा आप लिख दोगे, इसका मतलब हो जाएगा एक और चश्मा। ठीक। जैसे जूते होते हैं, कैंची होती है, इनके लिए अगर आप खरीद के भी ले आते हैं ना, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, ऐसी अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, ये वही बात है। इसको देखिए, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड इन ईच कंपार्टमेंट। इसके अंदर बात ये कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं। अब ये फॉर प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये डिसेबल्ड वर्ड क्या है? ये तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया? और मुझे कहना है कि कुछ सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं किन के लिए? अपंग लोगों के लिए। तो या तो ऐसा करो, फॉर डिसेबल्ड पीपल, फॉर डिसेबल्ड पीपल, या तो ऐसा लिख दो, या फिर फॉर द डिसेबल्ड कर दो। आपको पता होगा द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने अमीर लोग, द वीक माने कमज़ोर लोग। ऐसे द डिसेबल्ड लिख दूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? हैंडीकैप्ड लोग, अपंग लोग, है ना। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा देख लेता हूँ, कहीं कुछ और वजह से तो नहीं मार्क नहीं किया मैंने, बस यही है। तो या तो आप इसके अंदर क्या लिख दो, फॉर डिसेबल्ड पीपल लिख दो, या फॉर द डिसेबल्ड लिख दो, दोनों में से एक चीज़ लिख दो, काम हो जाएगा। दोनों का मतलब सेम निकलेगा यहाँ पे। इसको देखिए, यू हैव टू गेट एटलीस्ट पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स सो यू नीड टू स्टडी हार्डर। तुम्हें तुम्हें कम से कम पास होने लायक जो मार्क्स हैं वो तो स्कोर करने पड़ेंगे, है ना। तो तुम्हें और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ये एक्चुअली सुपर प्लस में करवाता हूँ मैं एरर। इसमें काफ़ी नाउन चैप्टर में एरर ऐसे हैं जो मैं सुपर प्लस चैप्टर में पढ़ाता हूँ। देखो, जब आप लिखते हो फ्लाइंग बर्ड्स,
जब आप वर्ड लिखते हो फ्लाइंग बर्ड, जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हो ना, देखना फ्लाइंग बर्ड्स का मतलब होता है उड़ते हुए पक्षी, क्राइंग चाइल्ड का मतलब होता है रोता हुआ बच्चा, ऐसी रनिंग डियर का मतलब होता है भागता हुआ हिरण। अगर आप पासिंग मार्क्स लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा पास होते हुए मार्क्स। मार्क्स थोड़ी पास हो रहे हैं, हमें कहना है कि हमें वो मार्क्स चाहिए जो पास होने के लिए जरूरी होते हैं, और उनके लिए सही टर्म पासिंग मार्क्स नहीं बच्चे, उनके लिए सही टर्म होती है पास मार्क्स। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये एक्चुअली सुपरफ्लश चैप्टर का था, मैंने आपको बोला था ना कि सब चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूंगा इसके अंदर भी। किसी का आंसर गलत है वो भी मिलेंगे आपको, कोई क्वेश्चन पे डाउट आ सकता है वो भी मिलेंगे, किसी क्वेश्चन के मीनिंग पे डाउट आ सकता है वो भी मिलेंगे, एक ही सेंटेंस के अंदर कोई और कॉन्सेप्ट यूज होगा वो भी मिलेंगे, और ऐसे भी जिसमें कोई नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो भी मैं डाउट के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो सारे डाउट्स आपके जो जो जितने पॉसिबल हैं सब मैं यहाँ इंक्लूड कर दूंगा। ऑल माई होप वर ड्यूब्ड एंड आई वॉज प्लंज्ड इन डीप सोरो, मेरी सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अब देखो, वैसे तो होप सिंगुलर भी चलता है प्लूरल भी चलता है, कायदे से तो जनरली अपन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज करना पसंद करते हैं। ठीक है, माई होप वॉज ड्यूब्ड, लेकिन ऑल से यहाँ पता चल रहा है शायद ये ना मेरी सारी उम्मीद नहीं, मेरी सारी उम्मीदें कहना चाह रहा है। ऑल प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है और ये वर्ब प्लूरल की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए मैं होप को काट के होप्स कर रहा हूँ। जनरली ऐसा होता नहीं है, अक्सर हम लेफ्ट को बेस मान के राइट में चेंजेस करते हैं, है ना, और वरना मतलब एक दूसरी बात भी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को चेंज करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे वर्ब तो प्लूरल है ही है, वर्ब को चलो मैं सिंगुलर कर भी दूं लेकिन फिर उस ऑल का क्या करूँगा। ये ऑल हमें हिंट कर रहा है कि सारी मेरी सारी उम्मीदें, वो वाला मीनिंग देना है। तो यहाँ पे ऑल माई होप्स करना बेटर ऑप्शन है उस ऑल की वजह से। अगर वो ऑल ना होता तो माई होप वॉज ड्यूब्ड लिखते अपन। वो ऑल और ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर इशारा कर रहा है कि शायद यहाँ पे मेरी सारी उम्मीदें यानी प्लूरल वाला मीनिंग है देना चाह रहा है। दिल्लीज वाटर सप्लाई सिस्टम, इसको बेसिकली मैंने इसलिए चूज किया है कि दिल्लीज वाटर सप्लाई जो है, आप कंट्री के नेम के साथ सिटी के नेम के साथ भी अपोस्ट्रोफी से लगा सकते हो। हालांकि हालांकि अगर इसको ऐसे लिखते था वाटर सप्लाई ऑफ दिल्ली, वो भी सही होता, इवन बेटर होता, लेकिन ये भी कोई एरर नहीं है। इंडियाज प्रॉब्लम्स, चाइनाज पॉपुलेशन, है ना, दिल्लीज लिटरेसी रेट, ये लिख सकते हो। सिटी के नेम के साथ कंट्री के नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर इंडियाज प्रॉब्लम की बजाय द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया लिखो तो बेटर माना जाएगा, लेकिन ये भी कोई एरर नहीं है। इसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि शायद आप लोग इसमें एरर मार्क करने की सोच सकते हो, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। ही हैज़ ऑर्डर 2000 ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, उसने 200 ब्रिक्स ऑर्डर कर ली। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, हालांकि कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा है कि मान लो दीवार बनाने में यूज हो गई, स्टोन हो गए चाहे ब्रिक हो गई, तो क्या बोलते हैं कि दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक। ठीक है, ब्रिक्स नहीं करेंगे, दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक, ठीक, क्योंकि वो मटेरियल नाउन हो गया। अगर रोड पे पड़ी है, 2 ब्रिक्स आर लाइंग देयर, 2 ईंटें पड़ी हैं वहां पे, चल जाएगा सीधा, है ना। कॉन्सेप्ट तो हालांकि ये है, लेकिन ध्यान रखना 2 ब्रिक्स आर लाइंग देयर लिखने की बजाय ना ऐसे भी, वैसे तो ये मटेरियल नाउन है। आप देखो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मान लो सैंड है, एक मटेरियल नाउन है, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, 2 सैंड्स तो यूज़ कर नहीं सकते, तो अपन अक्सर उसके साथ कोई ऐसा वर्ड लिख देते हैं 2 kg सैंड, है ना, 2 बकेट्स ऑफ सैंड, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। तो उसी लॉजिक पे, हालांकि इसको वैसे अगर मैं बात करता तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कि भट्ठे से मंगवाई जाएंगी तब तो दीवार के अंदर तो लगी नहीं है, तब तो उसको काउंटेबल मानना चाहिए। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि शायद उस तरफ इसको ले गया कि ब्रिक अनकाउंटेबल है, तो 2000 मत लगाओ और इसको लिख दो 2000 पीसेज ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स नहीं पीसेज ऑफ ब्रिक। ये वही वाली बात है कि 2 ब्रेड्स ना लिख के 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड लिख लो, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल है, 2 आ नहीं सकता, लेकिन 2 रखना है, मेंशन करना नंबर, तो 2 स्लाइसेज ऑफ ब्रेड कर दो। सेम वही बात यहाँ पे कि 2000 पीसेज ऑफ ब्रिक लिख लो, उससे क्या होगा 2000 हमारा नंबर भी रह जाएगा, और 2000 इसके साथ तो लग नहीं सकता, 2000 सीधा ब्रिक के साथ तो लग नहीं सकता, तो मैंने क्या कर लिया 2000 पहले पीसेस लिख दिया, और ये पीसेस किसके कर दिए, ये ब्रिक के कर दिए। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर एरर है एक्चुअली, उसमें 2000 नहीं लिखा हुआ था, उसके अंदर शायद सीधा ब्रिक्स था, सम पीसेस ऑफ ब्रिक्स या ऐसे कुछ करके ही आया था, इसमें 2000 लिख दिया, बस इतनी बात है। पेपर वगैरह में आ जाए तो इसके अंदर जो मैंने एरर बताया आप भी ये करके आ जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है या मेरी जो ग्रामर की समझ है वो कहती है कि जब उसको वॉल बनाने में यूज़ में ले लिया जाए तब उसको मटेरियल नाउन माना जाना चाहिए। अदरवाइज रोड वगैरह पे पड़ी हैं, भट्टे से मंगवा रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो काउंटेबल नाउन की तरह से ट्रीट होनी चाहिए थी, सीधा 2000 ब्रिक्स भी अलाउड होना चाहिए, जो मेरी समझ कहती है। लेकिन पेपर वेपर में आए तो आप यही करके आ जाइएगा। ठीक है,
कि ये मटेरियल नाउन होता है, इसलिए अगर 2000 लिखना तो पीसेज ऑफ ब्रिक्स लिख लो, दैट इज बेटर। इफ़ यू आर इन रॉन्ग गियर्स, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली नाउन चैप्टर का ही है, आपको मैंने उसमें कराया होगा, ये जिन्होंने मेरे से कोर्स किया है लास्ट में जो मिसलिनियस 3-4 कराए थे ना, वो सेंटर और मिडल में क्या फ़र्क है, फुल फुलिश में क्या फ़र्क है, उस टाइप वाले जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो गाड़ी एक टाइम पे एक ही गियर में होती है ना। कभी गाड़ी चलाई हो, बाइक चलाई हो, तो ऐसा हो सकता है कोई बाइक चला रहा है, मैं पूछो कौन से गियर में चल रही है, भाई तेरे भाई की तीसरे चौथे दोनों में चल रही, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, गाड़ी तो एक टाइम पे एक ही गियर में होगी। तो अब होना चाहिए था इफ़ द कार इज़ इन रॉन्ग गियर इट वॉन्ट बी एबल टू क्लाइंब। इफ़ यू आर इन रॉन्ग गियर, अगर तुम रॉन्ग गियर में हो, तो मुझे ये जो लिखा हुआ है ना, एक्चुअली इसमें एरर तो इसके अंदर ये है कि एक टाइम पे एक ही गियर डलेगा तो ये आएगा गियर, लेकिन यू आर इन रॉन्ग गियर भी की बजाय द कार इज इन रॉन्ग, इफ द कार इज इन रॉन्ग गियर करना चाहिए था, और इस कार की जगह पे यहाँ पे इट करना चाहिए था। ठीक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये भी कहीं ना कहीं आया होगा इसलिए वैसे का वैसा लिख दिया। एक्चुअली इसमें नाउन चैप्टर से मैं जितना अनसेटिस्फाइड हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। जितने क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि नहीं इनमें गड़बड़ है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर निकले वो मोस्टली, और प्रीवियस ईयर है इसलिए मेरे को भी अपने हाथ जोड़ने पड़े, अब क्या इलाज है, मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता। तो कायदे से अब एरर आए तो तुम भी ये गियर्स को गियर कर लेना, लेकिन यू आर इन रॉन्ग गियर की बजाय इफ द कार इज इन रॉन्ग गियर लिखना बेटर है, और यहाँ पे कार की बजाय इट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पेपर वेपर में आया तो आप भी यही करके आ जाइएगा। नेक्स्ट भाई, द फूड बास्केट कंटेन्ड अ डार्क चॉकलेट एन एक्लेयर एंड अ पेस्ट्री नीटली रैप्ड इन फॉइल पेपर। अब इसका आंसर आप कितनी वीडियोस देख लेना, सब में आपको अलग अलग मिलेगा। वो जो फूड बास्केट थी उसमें क्या क्या था, एक डार्क चॉकलेट थी, एक एक्लेयर थी और एक पेस्ट्री थी। ठीक, अब इसके अंदर कई लोग करा रहे हैं कि एक्लेयर काट के एक्लेयर्स कर दो। उसका लॉजिक ये कि फूड बास्केट है यार, उसके अंदर कोई एक टॉफ़ी डाल के थोड़ी देगा, काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ होंगी, तो एक एक्लेयर थोड़ी होगी, एक्लेयर्स कर लो यहाँ पे। काफ़ी लोग क्या कह रहे हैं कि ये अ डार्क चॉकलेट है, चॉकलेट तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अ बार ऑफ चॉकलेट करो, अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट करो। ठीक है, अब मैं इसके अंदर अगर एरर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सहमत हूँ डार्क चॉकलेट वाली बात से। टॉफ़ी तो देखो अगले की मर्जी, एक डाली दो डाली, हो सकता है पैकेट में अगले ने एक ही डाल दी हो, तो ये तो कोई एरर मार्क करने का लॉजिक नहीं हुआ। लेकिन ये जो चॉकलेट वर्ड होता है ये लिक्विड की फॉर्म में होता है या सॉलिडिफाई भी होता है, तो केजी वगैरह में नपता है, मटेरियल नाउन की तरह से ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, इसलिए आप हिंदी में कह देते हो एक चॉकलेट दो चॉकलेट, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए अ बार ऑफ चॉकलेट वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे अ बार ऑफ डार्क चॉकलेट आपको यूज़ करना चाहिए था। कि फूड बास्केट में क्या था, एक बार थी डार्क चॉकलेट की, एक लेयर थी और एक पेस्ट्री। क्लियर है जी। पेस्ट्री वर्ड भी वैसे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन पेस्ट्री काउंटेबल तब होता है जब ये एक केक से शेप में बना होता है, तब अ पेस्ट्री लिख सकते हो, वैसे पेस्ट्री वर्ड भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, लेकिन ये अ पेस्ट्री तो फिर भी किसी सिनेरियो में चल सकता है, लेकिन चॉकलेट भी चॉकलेट चल सकता है अगर चॉकलेट टॉफ़ी की बात हो रही हो। अगर ऐसी कैंडी, ऐसी टॉफ़ी जिसके ऊपर चॉकलेट की लेयर हो, तो आप अ चॉकलेट कर सकते हो, क्योंकि टॉफ़ी का टॉफ़ीज कर सकते हो, उस केस में अ चॉकलेट लिख सकते हो अगर चॉकलेट वाली टॉफ़ी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अ डार्क चॉकलेट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे टॉफ़ी की बात नहीं हो रही है। चॉकलेट भी अलग अलग आती है ना, एक मिल्क चॉकलेट आती है जैसे डेयरी मिल्क वगैरह होती है, खाने में टेस्टी, एक डार्क चॉकलेट होती है कड़वी सी, उसमें मीठा कम होता है, खाने में स्वाद नहीं होती, लेकिन महंगी बहुत बिकती है भाई, समझो अब तुम। ठीक है, 400-400 500-500 रुपये की इतनी इतनी सी आती हैं वो, अमीर लोगों के चोचले हैं भैया, समझ रहे हो। ठीक है, अपने को तो जो 10 वाली डेयरी मिल्क भी, जो 10 की तो पता नहीं अब आती भी है कि नहीं आती, 45 रुपए की एक फ्रूट एंड नट आती भाई, वही इतना मज़ा दे देती है, कोई टक्कर ही नहीं उसकी। द सजेस्टेड, वो भी कभी कभी खाने को मिलती थी, मुझे याद है मैंने जब डेयरी डेयरी मिल्क तो शायद ज़िंदगी में पहली बार शायद कॉलेज में भी नहीं खाई होगी, कॉलेज के बाद भी जब पैसे वैसे कमाने लग गए होंगे ना कुछ, तब खाई होगी खुद से खरीद के। ठीक है, नहीं तो जनरली अक्सर पैसे वैसे जोड़ के बेचारे वैलेंटाइन डे वाले दिन किसी न किसी को देते ही काम आते हैं लड़के। लड़कों ने खुद ने चॉकलेट खाई होती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 वाली पर्क, वो भी इसीलिए क्योंकि कभी किसी के पास खुले नहीं थे तो उसने वो 5 वाली पर्क पकड़ा दी, मंच पकड़ा दी। हमें भी ऐसे लगा लंबी सारी चॉकलेट आ रही है, चल कोई बात नहीं खा ही लेंगे, आज चॉकलेट खा लेंगे भाई। चलो, he suggested to me that I should go to the nursery to bring some beautiful summer flowers। अब ये वाले के अंदर बात ये, समर नाउन भी होता है और समर एडजेक्टिव की तरह से भी काम में ले लिया जाता है। जैसे होता है ना समर सीजन, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, समर फ्रूट्स, समर क्लोथ्स, विंटर क्लोथ्स, समर हॉलीडेज, तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये नाउन के साथ लग के एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकते हैं, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है,
सीधा समर फ्लावर्स आप लिख सकते हो। अगर ये मान लो नाउन ही होता फिर अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता। अब अगर ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता तो जबरदस्ती का, वैसे भी नॉन लिविंग है, अपोस्ट्रोफी एस वैसे गलत हो जाएगा। फ्लावर्स ऑफ समर भी पहले, एक तो एरर ये है कि समर नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे द फ्लावर्स ऑफ समर लिखें, लेकिन फ्लावर्स ऑफ समर भी क्यों लिखें जब समर एडजेक्टिव की तरह से काम कर सकता, तो सीधा समर फ्लावर्स लिख दूंगा, काम चल जाएगा। नेक्स्ट पे जाइए। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन गवर्नमेंट्स ड्यूबियस पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट नाउन है, ड्यूबियस पॉलिसीज ये पॉलिसी नाउन है, हाँ क्या ना। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी जो जो मेन कारण है मेरी फ्रस्ट्रेशन का वो है गवर्नमेंट की ड्यूबियस पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी पे पोजीशन बनाना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी लिखना है तो गवर्नमेंट्स कर लो यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी एस, इसमें मुझे लगता है इसके बाद लग गया वो। एक तो ये दिक्कत है, एक अनफॉर्चुनेटली में दिक्कत थी। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 37 ये वाला तो चलो ठीक है, यही ये वाला तो यही आएगा, गवर्नमेंट की ड्यूबियस पॉलिसी, वही बात है। गवर्नमेंट के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा दोगे तो भी चल जाएगा, द ड्यूबियस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट करते वो भी चल जाता, लेकिन अब दिक्कत ये कि स्लैश ही बीच में आ गया। तो अब तो आपको यही मार्क करना पड़ेगा कि इस नाउन का इस नाउन पर पोजीशन बनाना था तो यहाँ कुछ होना चाहिए था जो कि मिसिंग है, तो आपको यही एरर मार्क करना पड़ेगा सी पार्ट में, और कोई आपके पास इलाज नहीं। अब काफ़ी बच्चों को ऐसा लग सकता है अनफॉर्चुनेट फॉर मी होना चाहिए सर। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये अनफॉर्चुनेटली फिर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था और ये सेंटेंस एडवर्ब होती, जैसे होता ना फॉर्चुनेटली कॉमा ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द पार्टी, या ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, खुशकिस्मती से वो वहाँ प्रेजेंट नहीं था एक्सीडेंट के समय। अनफॉर्चुनेटली कॉमा ही वॉज नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो यहाँ पे ये आप सोच रहे हो ना मी वगैरह के लिए आया, प्रोनाउन के लिए आया, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट होना चाहिए था बच्चे, उससे रिलेशन नहीं है, सेंटेंस एडवर्ब पूरी की बात करें। अनफॉर्चुनेटली भैया अगर मैं मेरी बात करूं, मतलब अनफॉर्चुनेट फॉर मी मत लिख देना, मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात नहीं है ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो यार अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मेरी बात करूँ ना तो मेरे लिए तो रूट कॉज ही है, ये कहना चाह रहा है। इसको इससे रिलेट मत कर देना, वरना आप मी के चक्कर में यहाँ अनफॉर्चुनेट लगाने की कोशिश करोगे। सेंटेंस एडवर्ब है, शुरू में ही आएगी, कॉमा होना चाहिए था यहाँ पे जिससे आपको क्लियर हो जाता, ठीक, इसमें कोई एरर नहीं। He has bought a dozen of copies of British English Grammar, which is a very popular book among the students. अब यहाँ पे फंडा समझना, मान लो मुझे कहना है कि 1 दर्जन किताबें, तो उसको फिर मेरे को लिखना चाहिए था ऐसे 1 डजन बुक्स, 1 डजन बुक्स, ठीक है। मैंने आपको एडजेक्टिव चैप्टर के अंदर भी अगर आपको याद हो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर मैं कहूँ ही फाउंड अ 100 रूपी नोट, उसको एक 100 रुपये का नोट मिला, ठीक है, और मैं लिख दूं ही फाउंड ₹100, ही फाउंड 100 होता वैसे तो, लेकिन 1 कई बार छोड़ भी देते हैं, चलो ही फाउंड 100 रुपीज़। देखिए जरा, अब यहाँ पे रूपी लिखते हैं अपन, क्यों, क्योंकि उसको एक नोट मिला 100 रुपये वाला, ये इसका मतलब है कि उसको एक नोट मिला 100 रुपये वाला, ठीक है, और इसमें उसको 100 रुपये मिल गए। यहाँ पे 100 रुपये मिले, यहाँ पे रुपी लिखा, यहाँ पे रुपीज लिखा, क्यों, जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, ये नोट की विशेषता बता रहा है जी, कैसा नोट है ये, 100 रुपये वाला नोट है। जब एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है तो उसका हम प्लूरल नहीं करते। इतनी बात आ रही है समझ में। अब यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो ये 100 रुपये खुद ही नाउन की तरह से काम करने लग गया, इसलिए ये यहाँ पे प्लूरल में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है 100 है तो फिर आगे प्लूरल ही नाउन लिखना पड़ेगा। ये 100, 1 कई बार छोड़ भी देते हैं, ही फाउंड 100 रुपीज़, आई नीड 100 रुपीज़ सीधा भी लिख देते हैं, वैसे कायदे से यहाँ पे 1 होता है। हिंदी में आपने नोट के ऊपर भी लिखा होगा 100 रुपये, 100 रुपीज़, वहाँ पे भी 1 लिखा होता अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का इससे क्या रिलेशन है जरा समझिएगा। 1 डजन बुक्स, 1 दर्जन किताबें। अब यहाँ पे समझना, ये जो डजन है ना, ये जो डजन है ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। डजन का मतलब अपने आप में 12 है,
लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है कि कितनी किताबें, 1 डजन बुक्स, यहाँ पे इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लगे। और कितने दर्जन, 1 डजन। ये आया इसके लिए और ये आया इसके लिए। कुछ हारी मेरी बात समझ में? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, आप कितने भी लिखोगे ना, अगर यहाँ पे 1 की बजाय आप 2 भी कर लोगे, 3 भी कर लोगे, तो भी ये डजन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करा, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो पाएगा। 1 2 डजन्स मत कर देना, 2 डजन बुक्स, 3 डजन बुक्स, 5 डजन बुक्स, 100 डजन बुक। क्लियर होगी इतनी बात? लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा मीनिंग देना पड़े, जैसे होता है ना, उसके पास सैकड़ों किताबें भैया, उसके पास दर्जनों किताबें, अरे उसकी तो दर्जनों गर्लफ्रेंड है, ये वाला, तो फिर क्या करेंगे? तब हम लिखेंगे ही हैज़ डजन्स ऑफ, ही हैज़ डजन्स ऑफ बुक्स, उसके पास दर्जनों किताबें हैं, ये वाला। अब यहाँ पे डजन में ऐसा लग जाएगा क्योंकि ये नाउन की तरह से काम कर रहा है, ऑफ लग गया ना बीच में, ये बुक्स तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह से काम कर रहा, तो अब इसका प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मुझे कहना है कि मेरे को फिक्स नंबर पता है, मान लो मेरे पास 2 दर्जन किताबें हैं, 3 दर्जन किताबें हैं, तो मैं कहूँगा आई हैव 2 डजन बुक्स, आई हैव 3 डजन बुक्स। लेकिन अगर मुझे कहना है मेरे पास तो दर्जनों किताबें, फिर मैं कहूँगा आई हैव डजन्स ऑफ बुक्स, आई हैव डजन्स ऑफ पेंसिल, आई हैव डजन्स ऑफ इरेजर। क्लियर होगी इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए, ही हैज़ बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज। अब या तो लिख दो यहाँ पे ही हैज़ बॉट डजन्स ऑफ कॉपीज, अरे उसने दर्जनों कॉपीज खरीद ली इस किताब की, या फिर ही हैज़ बॉट 1 डजन कॉपीज। दो में से एक काम कर लो। अ डजन से ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो वाला मीनिंग देना चाह रहा है कि 1 दर्जन, तो ही हैज़ बॉट अ डजन कॉपीज, 1 डजन कॉपीज, या अ डजन कॉपीज दोनों लिख दो, चल जाएगा। नंबर पे स्ट्रेस डालना तो 1 डजन कॉपीज बेटर रहेगा। ही हैज़ बॉट 1 डजन कॉपीज या ही हैड बॉट डजन्स ऑफ कॉपीज, दोनों ग्रामेटिकली ठीक है, दोनों के मीनिंग यहाँ पर अलग अलग है। मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ आंसर अपनी बुक में क्या दे रखा है। अ डजन्स ऑफ कॉपीज की जगह अ डजन कॉपीज लिखें या डजन्स, ठीक दे रखा है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये जो इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ ना नीचे को कि 2 डजन ऐसे करके, क्योंकि 1 डजन वो तो एग्जाम्पल के लिए दिया है कि अगर कभी ऐसे लिखा हो ना तो 1 डजन 2 डजन बुक्स ऐसे का यूज़ करते हैं, वो इसका इस क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा उसके लिए लिखा है। इफ़ अ स्टूडेंट्स नीड एडवाइस अबाउट करियर्स ही शुड कंसल्ट अ करियर्स ऑफिसर। पहली बात तो बच्चों को डाउट आएगा करियर्स कैसे हो गया, क्योंकि हम अपने माइंड में मान के चलते हैं कि करियर बनाना है, अपना करियर बनाना है। करियर का मतलब होता है बच्चे, आप अपनी लाइफ में जितनी जॉब्स करते हो, जितनी चीज़ों को परस्यू करते हो, वो सब आपके करियर होते हैं, तो करियर का प्लूरल पॉसिबल है। ठीक है, उसने बहुत सारे करियर्स में वेंचर किया है, कहने का मतलब वो उसने ये काम भी किया, ये काम भी किया, ये काम भी किया, तो पहले तो ये समझिए कि करियर का प्लूरल पॉसिबल है। दूसरी बात, करियर को जब आप डिक्शनरी में टाइप करोगे आपको ये वर्ड भी लिखा मिलेगा, करियर्स ऑफिसर। जो होता है ना काउंसलर जो होते हैं, जो बेसिकली आपको करियर के लिए गाइडेंस देते हैं कि तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, उसके लिए ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर एक स्पेशल टर्म होती है, करियर्स ऑफिसर। करियर्स एडवाइज़र या करियर्स ऑफिसर उसको बोलते ही हैं, करियर के बारे में बेसिकली एडवाइस देने वाला। अब ऐसे मत कर देना सर अभी तो आपने पढ़ाया 100 रुपी नोट, तो ऐसा ये करियर, ये इसमें ऐसे कैसे लग रहा है? बच्चे टर्म है, ये पूरा का पूरा एक ही है, कंपाउंड नाउन है, ये उसको बोलते ही हैं, ये उस पोस्ट का ही नाम है करियर्स ऑफिसर, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, करियर्स ऑफिसर या करियर्स एडवाइज़र, एक बार मेरे कहने से डिक्शनरी में टाइप करके देखना, मिलेगा आपको प्रॉपर ऐसे लिखा हुआ, इन ब्रिटिश इंग्लिश भी ब्रैकेट में मिलेगा उसके। द सर्जरी गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। अब यहाँ पे फिर वही बात है, पब्लिक नाउन भी होता है और पब्लिक एडजेक्टिव भी होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक्स ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन, जबकि पब्लिक एडजेक्टिव होता है जो सीधा लगा सकते हो पब्लिक ओपिनियन, तो फिर पब्लिक के ऊपर अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती का? हाँ के ना? तो यहाँ पे आपको पब्लिक ओपिनियन वर्ड यूज़ करना चाहिए, और वैसे भी पब्लिक ओपिनियन अपने आप में कंपाउंड नाउन भी बन जाता है। ठीक है, उसके साथ ये अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं पड़ती पब्लिक का ओपिनियन कहने के लिए। ठीक, और पब्लिक जब मतलब होता है ना उसका, तो पब्लिक का मैं आपको देखो नाउन वाला मतलब पढ़ के दिखाता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक के एडजेक्टिव और उसमें नाउन में डिफरेंस क्या है। अगर पब्लिक वर्ड को मैं नाउन के रूप में पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है ऑर्डनरी पीपल इन द सोसाइटी इन जनरल, सब आम लोगों की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्डनरी पीपल इन द सोसाइटी। ठीक, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, उनको भी कहते हैं थिएटर गोइंग पब्लिक, या कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। अगर मैं पब्लिक को एडजेक्टिव की तरह से काम में ले लूँ तो इसका मतलब है कनेक्टेड विद ऑर्डनरी पीपल इन जनरल।
कोई ऐसी चीज जो संबंधित है किसी ऑर्डिनरी पीपल से। अगर मैं पब्लिक वर्ड का यूज ले लूं जैसे पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इश्यूज, तो ऐसी कोई चीज जो उनसे संबंधित है, तो इससे बेटर मीनिंग आएगा। उसको अपोस्ट्रोफी एस लगाने की बजाय आप सीधा अगर पब्लिक ओपिनियन लिख दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा समथिंग रिलेटेड टू ऑर्डिनरी पीपल, लोगों का ओपिनियन। कुछ आ रही बात समझ में? इसलिए पब्लिक्स ओपिनियन लिखने की बजाय अपना वो लिखना बेटर रहेगा। नेक्स्ट पे जाइए। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच he said that he hoped to be conspicuously understood and forgiven for any lapses। अब इस सेंटेंस को जरा समझने की कोशिश करिए। ये एक्चुअली मैंने दो वजह से डाला, एक तो मीनिंग की वजह से डाला और ये 2b प्लस v3 ये क्या है इसकी वजह से डाला है। स्पीच डिलीवर करने के बाद, स्पीच डिलीवर करने के बाद उसने कहा कि वो उम्मीद करता है, स्पीच डिलीवर करने के बाद उसने कहा था कि वो उम्मीद करता था कि भैया सबने उसकी बात को क्लैरिटी से समझ लिया। कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है क्लियरली, सबने उसकी बात को क्लियरली समझ लिया है और माफ़ी भी मांगी कोई गलतियों के लिए। ठीक, ये तो इस सेंटेंस का मतलब है कि स्पीच खत्म करने के बाद उसने कहा था कि वो उम्मीद करता था कि सबने उसकी बात को क्लियरली समझ लिया है और माफ़ी मांगी इन चीज़ों के लिए। ठीक, अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, ये ही होप्ड व्हाट, क्या होप किया उसने? 2 प्लस बी प्लस वी थ्री है, 2 प्लस बी प्लस 2 प्लस बी प्लस वी थ्री है, टू बी अंडरस्टूड। इसके अंदर एक दिक्कत और भी है बच्चे, अब ये प्रीवियस ईयर एरर है, उसमें नो एरर मार्क कर रखा था इसलिए मैंने इसको नो एरर मार्क कर दिया। हालांकि ये कॉन्स्पिक्यूअसली जो है ना, ये एडवर्ब मैनर है और एडवर्ब मैनर इन ट्रांजिटिव के केस में जाते हैं वर्ब के बाद। तो ये 2b प्लस वी थ्री का ये जो आपको, अगर आप मेरे से पढ़े हो तो एक स्ट्रक्चर आपको मैंने पढ़ाया होगा 2 प्लस बी प्लस वी थ्री। अगर नाउन चैप्टर तक आपने पढ़ा तो अभी नहीं आया होगा, ये आगे आएगा। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव का पैसिव वर्जन। जिरेंड इन्फिनेटिव तो आपने सुन ही लिए हैं, जैसे वर्ब का पैसिव होता है ना, ऐसे इन्फिनेटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल ये सब भी सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, इनका भी पैसिव पॉसिबल होता है। इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस वन वर्ब की बेस हो, उसका पैसिव हो जाता है 2b प्लस वी थ्री। जैसे मान लो मैं कहूँ ही लाइक्स, उसको पसंद है, क्या पसंद है? टू बी प्रेज्ड, उसको पसंद है प्रेज किया जाना, उसको पसंद है कि कोई उसकी प्रेज करे, लोग उसकी प्रेज करें। तो यहाँ पे टू बी प्रेज्ड ये क्या है? इन्फिनेटिव का पैसिव वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्स्पिक्यूअसली की जो बेस्ट पोजीशन थी वो थी यहाँ पे, ही होप्ड टू बी अंडरस्टूड कॉन्स्पिक्यूअसली। इतनी बात आ रही है समझ में? कायदे से इन्फिनेटिव के बीच के अंदर कोई एडवर्ब नहीं लिखते, खास करके एडवर्ब मैनर, वो तो बाद में ही आती है। ये प्रीवियस ईयर था, नो एरर दे दिया, लेकिन इसके अंदर ये एडवर्ब की पोजीशन की ये गलती है, लेकिन इसको वीक एरर मान के छोड़ दिया है। क्या रीज़न भाई भगवान जाने। दूसरी बात, ये जो V3 सीधा लिखा हुआ है एक्चुअली इसके साथ ये टू बी अंडरस्टूड है। जैसे दो इन्फिनेटिव जब कंजंक्शन से जुड़ते हैं, मान लो एक मैं सेंटेंस लिखूं, दे डिसाइडेड टू गो एंड स्टे देयर। टू स्टे होता है वैसे, दे डिसाइडेड टू गो एंड टू स्टे देयर। साफ नहीं है यार, मजा नहीं। दे डिसाइडेड टू गो एंड टू स्टे देयर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएंगे और वहाँ रहेंगे। अब ये दो इन्फिनेटिव इस कंजंक्शन से ज्वाइन हो रहे हैं, तो दूसरा वाला टू जो है आप ये ड्रॉप कर सकते हो। ठीक, आप इसको ड्रॉप कर देते हो कि दो इन्फिनेटिव है, ये वाला टू यहाँ अंडरस्टूड हो चुका है यहाँ पे भी, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। सेम बात वही है कि अब इन्फिनेटिव आ गए, ये मतलब पैसिव में है इन्फिनेटिव, तो ये टू बी को अंडरस्टूड मान लिया मैंने कि ही होप, ही सेड दैट ही होप टू बी अंडरस्टूड कॉन्स्पिक्यूअसली एंड टू बी फॉरगिवन फॉर एनी लैप्सेस। आ रही है बात समझ? यहाँ पे इससे पहले टू बी है, तो एक तो इसके मीनिंग में डाउट हो सकता था, एक आपका ये कॉन्स्पिक्यूअसली की पोजीशन में डाउट हो सकता था, तीसरा ये फॉरगिवन V3 अकेला कैसे लिख दिया इस पे डाउट हो सकता था। इससे पहले टू बी है, ये क्लियर हो गया, मीनिंग क्लियर हो गया। ये भैया आपको देखो पचाना ही पड़ेगा कैसे ना कैसे कि ये प्रीवियस ईयर में लिख दिया उन्होंने ऐसे कैसे, तो उसको छोड़ रखा है, हालांकि ये पोजीशन का, एडवर्ब की पोजीशन का एरर है। नेक्स्ट पे जाइए। योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। अब इसका जो आंसर दे रखा है ना, उसके अंदर लिख दिया योर पीस ऑफ एडवाइस। अब आगे वर्ब प्लूरल है, तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस करो या फिर वर्ब को भी सिंगुलर करो। योर एडवाइस इज द प्रूफ ऑफ लिखो या तो, है ना। वो आंसर थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा 65 नंबर का। इसमें लिख दिया एडवाइसेस की जगह पे आप पीस ऑफ एडवाइस करो। अब पीस ऑफ एडवाइस कर दोगे तो फिर वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, या तो योर पीसेस ऑफ एडवाइस आर
ऐसा लिख दो, या फिर योर पीस ऑफ एडवाइस इज सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, या तो योर पीस ऑफ एडवाइस कर दो या फिर योर पीसेज ऑफ एडवाइसेस। एडवाइसेस तो फिर भी नहीं हो पाएगा, योर पीसेज ऑफ एडवाइस आर। क्लियर है? एडवाइसेस किसी में नहीं हो पाएगा, या तो योर पीस ऑफ एडवाइस इज या फिर योर पीसेज ऑफ एडवाइस आर, दो में से एक ऑप्शन आप लगा सकते हो। इसमें अ पीस भी कर दिया है, अ की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि योर दिया हुआ है ना, उसको आप आंसर को चेंज कर लेना। योर लग गया तो फिर ए मतलब ए आर्टिकल वगैरह कहाँ से आ जाएगा, उसको आंसर को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसमें। Households across the state are either opting for modest for more modest lifestyle or compromising on the nutrition value of their food in efforts to negate the price rise of essential commodities cereal vegetables and fruits etc। ठीक, अब यहाँ पे ये जो हाउस होल्ड है, बेसिकली जो आम घर के नागरिक वगैरह जो हैं, बेसिकली जो बेसिक अपने घर बार वाले लोग हैं, वो पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर वो ऑप्ट कर रहे हैं क्या, मोर मॉडेस्ट लाइफस्टाइल जिए, मतलब थोड़ा सा कम खर्च करें और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन की वैल्यू पर। बेसिकली जितना वो पहले न्यूट्रिशन लेते थे फ्रूट्स वगैरह के थ्रू, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स के तरह, ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू, उससे अब कम ले रहे हैं। क्यों कम ले रहे हैं? क्योंकि अपना उनका एक वो बेसिकली ऐसा कर रहे हैं एक एफर्ट के लिए, एक प्रयास के लिए। उनका क्या प्रयास है कि वो जो प्राइस में बढ़ोतरी आई है एसेंशियल कमोडिटीज़ के, उसके साथ वो मैच कर पाए। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे बेसिकली दो एरर है। एक तो इन एफर्ट्स टू, जैसे होता ना, इन एन एफर्ट टू डू दैट ही डिड दैट, एक प्रयास में, ऐसा करने के एक प्रयास में उसने ये कर दिया। इन एन एफर्ट टू बिकम फेमस ओवरनाइट शी डिड दैट मूवी। एक प्रयास, एक एफर्ट, एक प्रयास करने के चक्कर में कि ओवरनाइट फेमस हो जाए, उसने वो गलत टाइप की मूवी कर ली, है ना। तो यहाँ पे प्लूरल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप का, एक ही एफर्ट है उनका। उनका एफर्ट क्या है? उनका एफर्ट ये है कि ये जो प्राइस में बढ़ोतरी आई है इसको हम मैच कर दें। तो यहाँ प्लूरल की जरूरत नहीं है, तो इन एन एफर्ट टू होगा। एक भी फ्रूट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना। ये सारे इसने प्लूरल में लिखे थे तो जबरदस्ती इसको भी प्लूरल कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, फ्रूट वर्ड जो होता है ना, जब आप इसको डिक्शनरी में टाइप करोगे तो ये अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल इसको तब यूज करते हैं जब अलग अलग टाइप के फ्रूट्स की बात करोगे, जैसे प्लीज ब्रिंग दीज फ्रूट्स, या प्लीज ब्रिंग फ्रूट्स सच एज दिस। अगर काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लिख रखे हो तो फ्रूट्स वर्ड का यूज करना, वरना प्लीज ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वेजिटेबल का वेजिटेबल्स हो सकता है, लेकिन फ्रूट अपने आप में उसको अनकाउंटेबल माना जाता है, उसका प्लूरल नहीं करते। तो यहाँ पे कोई टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की तो बात हो नहीं रही, तो इसलिए अपने को यहाँ पे फ्रूट वर्ड का यूज करना चाहिए था। लेकिन अगर इन दोनों में से आप बात करोगे कि कौन सा एरर वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चे इसको स्ट्रॉन्ग एरर मान के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भले नहीं, लेकिन अपने आप अंडरस्टूड तो मान सकते हैं ना कि अलग अलग टाइप के फ्रूट खाते थे, अलग अलग टाइप के सीरियल्स खाते थे, अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स खाते थे, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी मिले। अब जो सस्ता वाला है वही खा पा रहे हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बात करोगे तो इसको आपको स्ट्रॉन्ग एरर मान के इस वाले को मार्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये एरर ना होता तो अपन इसको छेड़ते फिर। ठीक है, नेक्स्ट पर जाइए। Corporates have been benefited tremendously from the government's timely decision to waive various tax। अब यहाँ पे जैसे वेरियस डिजीजेज है ना, वेरियस ऑप्शंस, वेरियस के बाद नाउन प्लूरल आएगा, या तो वेरियस को ही हटा दें, कोई पर्टिकुलर टैक्स की बात करें लेकिन क्यों मीनिंग चेंज करें, तो वेरियस लिखा हो तो यहाँ पे टैक्सेस कर दिए। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब वेव के साथ ना ऑफ आता है, हमने ऐसा सुना, वेव ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को हटा देना। लेकिन वेव वर्ब को आप डिक्शनरी में टाइप करोगे तो बिना ऑफ के सीधी भी यूज़ होती है वो। टू वेव समथिंग का भी मतलब होता है उस चीज़ को हटा देना। वेव के साथ ऑफ आना ज़रूरी नहीं होता, डिक्शनरी में टाइप करना। मेरी अभी वीडियो पॉज करके डिक्शनरी में टाइप करो, आपको मिलेगा वेव के बाद सीधा बिना। ठीक है, होता क्या, हमने बचपन से वेव ऑफ वेव ऑफ वेव ऑफ सुना होता तो हमें अजीब लगेगा, आप यहाँ पे एरर टिकाओगे, जबकि वो गलती इसमें है नहीं। देर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट नाउ डेज। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, पहले मीनिंग देख लो। बहुत सारे इंश्योरेंस डिस्प्यूट होते हैं आजकल, क्योंकि लोग जो है पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को समझते नहीं है और फिर बाद में क्लेम करते हैं, जब कंपनी रिजेक्ट करती है दिक्कत होती है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक वर्ड है बिकॉज। ये बिकॉज जो वर्ड है ये कंजंक्शन है, और एक वर्ड है बिकॉज ऑफ।
ये जो बिकॉज ऑफ वर्ड है ये एक प्रीपोजिशन है। अब मुझे लगता है इतनी ग्रामर तो बच्चे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इतनी ग्रामर तो शायद आप लोगों को आती होगी कि कहाँ कंजंक्शन लगेगा, कहाँ प्रीपोजिशन, इतना तो देख पाओ। अब देयर आर मैनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउ डेज, एक क्लॉज ये है, मोस्ट पीपल डोंट, दूसरा क्लॉज ये। अब दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज को ज्वाइन करना तो यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए थी ना कि प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे ऑफ ड्रॉप होगा, अपने को यहाँ पे कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट भाई, meteorological department predicted that rains and thunderstorm may continue throughout the day। मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि ये जो बरसात और थंडर स्टॉर्म है शायद ये पूरा दिन चलता रहे। तो यहाँ पे रेन को अनकाउंटेबल नाउन मानना है और यहाँ पे ये एस कट गया। लेकिन जब आप डिक्शनरी में टाइप करते हो तो रेन्स भी लिखा हुआ है। सर मैंने रेन्स सुना, हैवी रेन्स ऐसा भी सुना, मैंने देखा है सर। अब रेन कब यूज़ करना और रेन्स कब यूज़ करना है, ये क्या दिक्कत है? रेन वैसे अनकाउंटेबल होता है बच्चे, लेकिन पूरा जैसे होता है ना, पूरा ओवर अ पीरियड ऑफ रेन, कहने का मतलब अगर लगातार 3-4 दिनों की बात करी जाएगी तो हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 4-5 days। हैवी रेन्स आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द मॉनसून। आ रही है बात समझ में? अगर सिंगल एक दिन में अभी अभी बरसात आज तेज है, धीरे है, ये बरसात आज चलेगी, तो रेन वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, हैवी रेन हो रही है। लेकिन अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन की हैवी रेन्स हो रही है मुंबई में लगातार पिछले 8-10 दिन से, हैवी रेन्स होंगी इस बार मॉनसून में, उस मीनिंग में अगर यूज़ करना तब रेन का रेन्स प्लूरल है, यहाँ पे एक ही दिन की बात हो रही है, इसलिए अपन इसको मतलब अनकाउंटेबल मान के रेन वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे 5-10 दिन की लगातार बारिश, तो ये अगर इसी के अंदर लिखा होता ना मे कंटिन्यूड फॉर 5-6 days, ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर अपन यहाँ पे रेंज को नो एरर मानते, कोई दिक्कत ना होती उसमें। नेक्स्ट पे जाइए। देयर वर मैनी फीमेल्स, ये भी एक्चुअली जो सुपरफ्लश चैप्टर है ना उसके अंदर पढ़ाता होता हूँ मैं। एक्चुअली जो वर्ड है फीमेल, फीमेल वर्ड जनरली तो एडजेक्टिव की तरह से काम में लिया जाता है, जैसे मैं बोलूँ फीमेल डॉक्टर, फीमेल लॉयर, फीमेल टीचर, ऐसी बात नहीं। फीमेल नाउन भी होता है, लेकिन फीमेल जब नाउन होता है तो उसको डिक्शनरी में टाइप करेंगे तो उसका मतलब होता है पूरी नारी जाति। आपको डिक्शनरी में उसका मीनिंग मिलेगा क्या? दो, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म, फीमेल का नाउन वाली डेफिनेशन मिलेगी, अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस और ले एग्स। ऑर्गेनिजम्स की वो क्लास जो अपने जैसे और बच्चे पैदा करने में समर्थ होती है या फिर अंडे देने में समर्थ होती है, यानी पूरी की पूरी नारी जाति जिसमें पेड़ पक्षी सब कुछ आ गया, ठीक है, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग, जानवर सब आ गए, मतलब वो समस्त नारी जाति की बात हो रही है। अब यहाँ पे पूरी नारी जाति तो उस कंपार्टमेंट में बैठी नहीं है कि इसको नाउन की तरह से यूज़ कर दूं। अगर औरतों को रेफर करना है और पूरी की पूरी नारी जाति को रेफर नहीं करना है तो फीमेल्स वर्ड का यूज़ मत किया करो, विमेन या फिर लेडीज़ वर्ड का यूज़ कर लिया करो, ठीक है। वुमन का प्लूरल होता है विमेन, ई एन वाला, लेडीज़ लिख लो या विमेन लिख लो। टू ब्रदर्स हेल्प्ड इन ईच अदर होमवर्क। अब ये काफ़ी सारी बुक्स में आपको ये काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज वगैरह में ये वाला क्वेश्चन दिख सकता है, इसमें सब मैंने आंसर करा रखा है कि टू ब्रदर्स हेल्प्ड इन ईच अदर्स होमवर्क, की ईच अदर प्रोनाउन है, होमवर्क नाउन है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस आ जाना चाहिए। अभी फिलहाल जो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसमें तो देखो यही करने पड़ेगा और कोई चारा नहीं। लेकिन इसके अंदर दिक्कत, एक बेसिक दिक्कत क्या है कि हेल्प वर्ब तो ट्रांजिटिव होती है, किसकी मदद करी? टू ब्रदर्स हेल्प्ड। अब अगर मैं इसको करता तो मैं इसको ऐसे करता, टू ब्रदर्स हेल्प्ड ईच अदर इन होमवर्क। आपने ईच अदर यहाँ वाला अंडरस्टूड कर लिया और बाद में लिख दिया। कायदे से हेल्प वर्ब के बाद लिख लेते और होमवर्क से पहले का छोड़ देते, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल नाउन है, वो अकेला भी चल जाता और अंडरस्टूड ही हो जाता कि एक दूसरे की मदद करिए होमवर्क में, तो ऑब्वियस बात है कि होमवर्क भी एक दूसरे का ही रहा होगा। फिर उससे क्या होता, ग्रामर ठीक हो जाती। आंसर अभी के लिए तो यही मार्क करके आना कि आपको ईच अदर, और ईच अदर प्रोनाउन है, होमवर्क नाउन है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करें। दो नाउन इकट्ठे तो यूज हो नहीं पाएंगे, एक दूसरे के होमवर्क में। दोनों भाइयों ने मदद करी एक दूसरे के होमवर्क में, किसकी मदद करी? हेल्प वर्ब ट्रांजिटिव है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दोनों भाइयों ने एक दूसरे की मदद करी होमवर्क में, तो सेंटेंस में एम्बिग्यूटी खत्म होती है, मीनिंग बेटर आता है और हेल्प वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी ग्रामर भी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर तो आपको यही मार्क करके आना अगर पेपर वेपर में आ जाए, अगर स्लैश ऐसे ही लगे हुए, लेकिन ये मैं वैसे बता रहा हूँ, जिस और भी भाई के इसी के मन में डाउट आया हो कि हेल्प पर तो ट्रांजिटिव सी लग रही है सर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप सही सोच रहे हो। ईच अदर यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ वाला ईच अदर छोड़ा जा सकता है, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है, सीधा इन होमवर्क लिख दो कि चल जाएगा।
दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक साइड ऑफ द हाउस। ठीक है, ये एक्चुअली बैक साइड लिखने की जरूरत नहीं होती, बैक अपने आप में नाउन होता है। हमारे ये इंडिया में चलता है फ्रंट साइड, बैक साइड। बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश में बैक और फ्रंट ये दोनों नाउन की तरह से काम कर सकते हैं। इन द बैक, इन द फ्रंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, फ्रंट के बाद साइड लिखते हो, फ्रंट साइड ऑफ माई गेट, सीधा लिखते हैं ना इन द फ्रंट ऑफ माई गेट। तो वहाँ पे फ्रंट को नाउन की तरह से यूज ले लेते हो, तो जबरदस्ती का यहाँ पे साइड वाइड वर्ड क्यों यूज करते हो? ये सुपरफ्लस चैप्टर के अंदर पढ़ाए जाते हैं कि कुछ वर्ड होते हैं अपन गलत यूज करते हैं जिनको ना, जैसे कजन के साथ ब्रदर सिस्टर मत लगाया करो, ये उसी टाइप के एरर है ना। जैसे अपना होता ना, रिवर्ट के साथ अगेन मत लगाया करो, है ना, रिसीड के साथ बैक मत लगाया करो, ओवरटर्न के साथ ओवर मत लगाया करो। ये वही वाली बात है कि बैक लिख दे तो साइड मत लिखो, बैक अपने आप में नाउन है। हाइडिंग एट द बैक ऑफ द हाउस सीधा लिख दो, बैक साइड ऑफ द हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो माई डेट ऑफ बर्थ, बहुत बार बोलते हैं माई डेट ऑफ बर्थ, है ना, हर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन मेरी डेट है कि मेरे बर्थ की डेट है? अब इसको सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा। स्पोकन में तो खूब चलता है, धड़ल्ले से आपको लिखा भी मिल जाएगा, लेकिन जो फॉर्मल यूसेज है, जो सही यूसेज है, जो इस बात को लिखने का सही स्ट्रक्चर है, वो है आई डोंट नो द डेट ऑफ माई बर्थ। मेरी डेट नहीं है, मेरे बर्थ की डेट है। तो यहाँ पे आई डोंट नो द डेट ऑफ माई बर्थ विल बी द करेक्ट एक्सप्रेशन। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब ये बेसिकली प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं। आपने सुना होगा डेज बाय डेज नहीं होता, डे बाय डे होता है। ही इज गेटिंग फैटर, डे बाय डे लिखोगे, ना कि डेज बाय डे। जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े गए हों और वो दोनों नाउन सेम हो, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़े गए हों और वो दोनों नाउन सेम हो, तो सिंगुलर में लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर रिपीटिशन को दिखाता है। डे बाय डे, मैन आफ्टर मैन, ट्री आफ्टर ट्री, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, दिन प्रतिदिन, पेड़ के बाद पेड़, वक्ता के बाद वक्ता। तो ये स्ट्रक्चर रिपीटिशन को दिखाता है। और रिपीटिशन कैसे होती है? एक एक करके, एक के बाद वो एक आगे बढ़ते गए। तो प्लूरल का यूज यहाँ पे मत करिए, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर नहीं, सही एक्सप्रेशन होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर। क्लियर हो गया? शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिसहैप हाउएवर। अब यहाँ पे आंसर में दे रखा है कि इन्फॉर्मेशन के पहले का एन काट दो। काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर ऐसा लिख सकते हैं शी हैड गिवन यू अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन? हाँ बच्चे लिख सकते हो। अब पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख दो, सम इन्फॉर्मेशन लिख दो। सम क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ जाता है, जैसे होता है ना। अब पीस ऑफ वर्क की जगह अब सम वर्क भी लिख सकते हो, है ना। अ पीस ऑफ एडवाइस भी लिख सकते हो और सम एडवाइस भी लिख सकते हो। तो ऐसी सम इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, और इसको ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन जनरली अपन ए एन जब लगा होता है तो अ पीस ऑफ लिखना या सम लिखना, इसको काट के कुछ लिखना प्रेफर करते हैं। ग्रामेटिकली तो ठीक भी हो जाएगा इसको, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन अगले ने कुछ ना कुछ एन लगाया तो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा था, तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख लिया करो, वो बेटर रहता है। अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ठीक है, सम इन्फॉर्मेशन भी ठीक है, ग्रामेटिकली तो एन हटाना भी ठीक है, लेकिन वो अपन प्रेफर नहीं करते। एक वर्ड को हटा रहे हैं तो उसको मेंटेन रखो, ग्रामर ठीक कर दो बस। इसको देखिए जरा, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स। अब यहाँ पे ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, एस लग नहीं सकता, ना उसके साथ 5 आ सकता। दिक्कत ये वाला तो सबको समझ में आ गया होगा। आंसर जो है इसका वो दे रखा है 5 लोव्स ऑफ ब्रेड। अब लोव और स्लाइसेस, वहाँ पे 5 स्लाइसेस होना चाहिए था। लोव और स्लाइस में डिफरेंस समझना। जब आप ब्रेड खरीद के लेके आते हो, तो मान लो मैंने ऐसे ब्रेड को ऐसे लेटा लिया, तो ये जो ऐसे, ये मान लो मैंने इसके पीसीस कर रखे हैं, तो ये जो होता है ना, ये कहलाता है स्लाइस। एक से ज़्यादा है तो स्लाइसिस। और ये पूरा कहलाता है लोफ। ये पूरा, ये होता है लोफ। और इसके जैसे अगर एक से ज़्यादा है तो फिर वो हो जाएंगे लोव्स। अब ये बंदा है, ये कह रहा है, ये क्या बोलेगा? मुझे 5 लोफ कम से कम दे दो, क्योंकि मैं हंगरी हूँ, 1-2 से काम नहीं चलेगा। 5 लोफ मांगेगा क्या? सोचो कि 5 स्लाइसिस मांगेगा, 5 लोफ खाएगा कैसे? सोचो जरा। छोटे से छोटा वाला भी चलो तुम ले आओ, तुम 30 रुपए वाला ही ले आओ, 5 खा के दिखा दोगे उसके? तो समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे शायद स्लाइसिस कहना चाह रहा था। ग्रामर तो सही कर दी हमने कि ब्रेड का प्लूरल नहीं हो पाएगा, अनकाउंटेबल है, लेकिन आंसर में जो 5 लोव्स दिया हुआ है, लोव्स दिया हो, उसको काट के 5 स्लाइसिस कर लेना। ऐसा नहीं कि लोव्स वर्ड नहीं होता, होता है,
मान लो मैं 5 लोव्स खरीद के ले आया, हो सकता है 5 पैकेट ब्रेड ले आया, ब्रेड पकौड़े बनाने थे, खानदान बढ़ाए, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एक ही आदमी जो कह रहा है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मेरा एक दो से काम नहीं चलेगा, 5 लोफ दे दो, वो संभव नहीं है। एक आदमी 5 लोफ नहीं खा पाएगा, इसलिए स्लाइसेस लिख लो, बेटर है। What she told me to ask you, what she told me to ask you that whenever you go to market, do get her some fruit. What she told me to ask you is that, एक तो इसमें ये मिसिंग है 137, एक मिनट। What she told me to ask you, जो उसने मुझे कहा था तुझे पूछने के लिए, वो ये है कि what she told me, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो बेसिकली ऐसा है ये, what she told me to ask you is that आएगा यहाँ पे। ये एक्चुअली नाउन क्लॉज बनेगा ये इसके लिए, वो ये है कि जो उसने मुझे कहा था तुमसे कहने के लिए। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसे टूटना चाहिए, शी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शी टोल्ड मी टू आस्क यू, फिर वो वट वाला। अब नाउन क्लॉज भी बनाना है और सीधा ये बनेगा नहीं, कंजंक्शन भी चाहिए। चलो इसको ब्रेक बाद में देखते हैं भाई एक बार। वट शी टोल्ड मी टू आस्क यू इज दैट होना चाहिए यहाँ पे, ये अगले क्लॉज को कनेक्ट कर लेने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्ब एक दूसरी आनी चाहिए थी। ये वट लगा हुआ है यहाँ पे, नाउन क्लॉज बन रहा, तो ये दैट के और इसके बीच में कोई ना कोई एक वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, तभी बात बनेगी, क्योंकि वरना ये वट का कोई फंक्शन ही सिग्निफाई नहीं होएगा। तो यहाँ पे एक तो ये जाना चाहिए, जो उसने मुझे, ये क्वेश्चन में करेक्शन है, ये क्वेश्चन के अंदर करेक्शन है, जो उसने मुझे तुम्हें कहने के लिए कहा था वो ये है कि वट शी टोल्ड मी, वट शी टोल्ड मी टू आस्क यू इज दैट। ये पूरा का पूरा इतना जो है ना, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज की तरह से काम करेगा, ये सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा, ये पूरा का पूरा बेसिकली नाउन क्लॉज बन रहा है यहाँ पे। इतनी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अब हो गया क्लियर वो। रुको एक मिनट, अब इसको ब्रेक भी कर देता हूँ। बेसिकली क्या है, ये शी सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आस्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बेसिकली है क्या, ये आस्क खुद भी डाई ट्रांजिटिव है, सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है। जब आप इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल किसी ट्रांजिटिव वर्ब से बनाते हो तो वो अपना ऑब्जेक्ट रखता है, हाँ कि ना? और अगर डाई ट्रांजिटिव से बना लोगे तो फिर वो भी दो दो ऑब्जेक्ट रखेगा। ये यू बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, ये बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, और ये जो वट है ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव। बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि टोल्ड का वट से लेना देना नहीं है। शी टोल्ड मी टू आस्क यू, तूने, उसने मुझे कहा था, शी टोल्ड मी टू आस्क यू, क्या क्या कहा था? ये आस्क वर्ब का, कि तुझे कहना है और क्या कहना है, ये वट बनेगा बेसिकली इस टू आस्क इन्फिनिटिव का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे से अच्छे से पढ़ रखे हैं आपने कॉन्सेप्ट ये वाले, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट, जिरेंट का ऑब्जेक्ट, तो ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे बात है कि अगला क्लॉज जब लिख रहे हो आप, इज दैट, वो ये है कि, तो बच्चे यहाँ वर्ब तो होनी चाहिए ना। एक तो इसके अंदर ये गलती है क्वेश्चन में, और दूसरी बात यहाँ पे फ्रूट वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पीछे भी बताया, अगर अलग अलग टाइप के फ्रूट की बात करते हो तो फ्रूट का प्लूरल पॉसिबल होता है कि ब्रिंग सम फ्रूट सच एज एप्पल, मैंगो, ऐसे, तब तो फ्रूट्स वर्ड का यूज़ करना। अगर मेंशन्ड नहीं है कौन कौन से फ्रूट, तो फ्रूट अनकाउंटेबल माना जाता है, ब्रिंग सम फ्रूट वर्ड का यूज़ करो यहाँ पे, ठीक। आई कैन टेल यू एवरीथिंग बिकॉज आई वॉज वन ऑफर, वन ऑफ द, अब इसका आंसर एक्चुअली गलत दे दिया है, लुकर वन ऐसा कुछ लिख दिया है, लुक, आई वॉज वन ऑफ द लुकर्स ऑन करना था यहाँ पे, आई वॉज वन ऑफ द लुकर्स ऑन, पासर्स बाय और लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन का मतलब होता है चश्मदीद। आई कैन टेल यू एवरीथिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मैं चश्मदीद में से एक था जब वो एक्सीडेंट हुआ है, कोई घटना हुई, तो यहाँ पे सही वर्ड था लुकर्स ऑन, आई वॉज वन ऑफ द लुकर्स ऑन। इसका आंसर गलत टाइप हो गया, उसको ठीक कर लीजिएगा। ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन टू थर्ड, इस कॉन्सेप्ट को देख लो।
ये जो फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1/3, 1/4, 1/5, तो इनके अंदर क्या होता है, अगर न्यूमिनेटर 1 है तो फिर एस नहीं आता, 1/3 नहीं लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। लेकिन न्यूमिनेटर में अगर 1 के अलावा कुछ भी है, जैसे 2/5, जैसे 3/7, जैसे 3/4, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें ऐसा आएगा। ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शन जब आप लिखोगे तो न्यूमिनेटर अगर 1 है तो ये सिंगुलर की तरह से मानते हैं, इसमें एस नहीं आएगा। लेकिन अगर न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अब आप कहोगे सर 3/4 की वैल्यू भी तो 1 से कम है ना, है ना। तो ये वाली चीज़ें बच्चे, इंग्लिश को जैसे पढ़ा जा रहा है वैसे बता रहा हूँ कि अगर न्यूमिनेटर 1 है तो इसके अंदर आपको एस का यूज़ नहीं करना है फ्रैक्शन को वर्ड में लिखते समय। और अगर न्यूमिनेटर 1 के अलावा कुछ और है तो आपको ये एस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो 2/3 लिखा हुआ है सही नहीं है, यहाँ पे आपको 2/3 का यूज़ करना है। ठीक, नेक्स्ट पे जाइए। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशन, ये भी बहुत धाकड़ कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं लिखूँ, मान लो, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ, राजज मदर एंड रश्मिज मदर आर फ्रेंड्स। राज की माँ और रश्मि की माँ दोस्त हैं, ठीक। अब ये मदर नाउन आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वाला जो मदर है आप इसको अंडरस्टूड करवा सकते हो। आप ऐसा लिख सकते हो, राजज एंड रश्मिज मदर्स, मदर्स मत कर देना, एक ही माँ होगी, राज की भी माँ एक है, इसकी भी माँ एक है, तो राजज एंड रश्मिज मदर आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या है कि दोनों की माँ अलग अलग। बस आपने नाउन को अंडरस्टूड करवाया है। दोनों जगह अपोस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब क्या है कि दोनों की माँ अलग अलग है, बस आपने नाउन को अंडरस्टूड कराया है। क्यों दोनों की माँ अलग अलग क्यों है, क्योंकि वर्ब प्लूरल आ रही है और दोस्त हैं, कोई एक ही आदमी खुद का ही दोस्त तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राजज मदर एंड रश्मीज आर फ्रेंड्स। चाहे ये वाला मदर नाउन अंडरस्टूड करा लो, चाहे ये वाला अंडरस्टूड करा लो, अक्सर आपको ये वाला अंडरस्टूड हुआ हुआ मिलेगा। ठीक, कहने का मतलब अगर आपको सिर्फ नाउन की रिपीटेशन बचानी है, 2 लोगों का पोजेशन था 2 अलग अलग नाउन्स के ऊपर, उस केस में आप क्या करो, एक जगह से नाउन आप उड़ा सकते हो, लेकिन ये अपोस्ट्रोफी एस का सिंबल आपको दोनों जगह लिखना पड़ेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं लिखूं सचिन्स एंड सहवाग्स पार्टनरशिप इज स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सचिन और सहवाग की पार्टनरशिप आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब मुझे यहाँ पे बताओ, क्या सचिन और सहवाग की पार्टनरशिप अलग अलग है कि एक ही वही पार्टनरशिप की बात हो रही है? पार्टनरशिप तो हमेशा 2 लोगों की होती है ना। वही पार्टनरशिप सचिन की और वही पार्टनरशिप सहवाग की। ऐसा तो है नहीं कि सहवाग ने अगर 10 रन ज़्यादा मारे थे, सहवाग कहते भैया सचिन तो अपने घर जाए, ये पार्टनरशिप तो मैं लेके जा रहा हूँ। ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ये जो नाउन है पार्टनरशिप, ये इन दोनों का कॉमन है, यानी सचिन का भी इस पर पोजेशन है और सहवाग का भी इसी पार्टनरशिप पर पोजेशन है। तो अगर एक ही नाउन पर 2 नाउन का पोजेशन हो तो फिर 2 जगह अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक ही जगह लिख दो, काम होगा, ये वाला नहीं लिखोगे आप। तो ये 2 अलग अलग चीजें देखना। इसमें क्या है, इसमें दोनों की माँ अलग अलग है, बस आपने नाउन को अंडरस्टूड करवाने के लिए उसको एक जगह लिख दिया। अक्सर यहाँ लिखते हैं, वो वाला अंडरस्टूड कर लेते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस दोनों जगह है क्योंकि दोनों की माँ अलग अलग है। यहाँ पे आप एक ही जगह लिख रहे हो क्योंकि दोनों का पोजीशन एक ही नाउन पर है। अब आओ इस सेंटेंस पर। इंडिया और चाइना की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये इंडिकेट करती है कि दोनों कंट्रीज बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे आने वाले समय में। अब मुझे बताओ, इंडिया और चाइना की प्रॉब्लम क्या सेम हो सकती है? बोलो, क्या यहाँ पे ये कहना है इंडिया और चाइना दोनों की प्रेजेंट कंडीशन, ये कहना है कि इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन और चाइना की प्रेजेंट कंडीशन ये इंडिकेट करती है? बताइए, मेरी बात आ रही है समझ में जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पे ये वही बात है कि इंडिया एंड चाइनाज पीपल अगर लिखा हो
तो बच्चे इंडियाज एंड चाइनाज पीपल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोग और चाइना के लोग एक नहीं हो सकते। इंडिया के लोग वो कहलाएंगे जो भारत की बाउंड्री में, चाइना के लोग वो। बस आपने नाउन अंडरस्टूड करवा लिया। इंडियाज पीपल एंड चाइनाज पीपल लिखने की बजाय आपने कह दिया इंडियाज एंड चाइनाज पीपल। सेम बात वही है कि भारत और पाकिस्तान की समस्याएं, उनकी समस्याएं अलग है, अपनी समस्याएं अलग हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड पाकिस्तान प्रॉब्लम्स लिखने की बजाय लिख दोगे इंडियाज एंड पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम्स, दोनों के लोग सेम नहीं हैं। ये पार्टनरशिप वाला चांस नहीं है। समझा? ऐसा एरर आता है मेनली या तो पार्टनरशिप पे या जॉइंट अकाउंट पे, ऐसी चीज़ों पे। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो। प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है। चाइना की प्रेजेंट कंडीशन कुछ और होगी, सिमिलर हो सकती है लेकिन सेम नहीं हो सकती यार। उनकी आबादी किसी और रेट से बढ़ रही होगी, अपनी आबादी किसी और रेट से बढ़ रही होगी, उनके बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो वही हो सकती है क्या? सिमिलर हो सकती है लेकिन वो सेम तो नहीं हो सकती। हाँ कि ना? तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो कि ये प्रेजेंट कंडीशन आपने बस नाउन को रिपीट होने से बचाया है। तो यहाँ पे इंडियाज लिखना पड़ेगा ताकि इसका मतलब हो इंडिया की प्रेजेंट कंडीशन और चाइना की प्रेजेंट कंडीशन ये इंडिकेट करती हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। एक और हिंट भी था इसमें, देखो अगर ये यहाँ पे क्या होता, दोनों की एक ही यही, क्योंकि ये तो अपोस्ट्रोफी एस में आ गए। अगर कंडीशन सब्जेक्ट होता तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर आती, इंडिकेट्स लिखा होता। कुछ आ रही है बात समझ में? यहाँ पे इंडिकेट लिखा हुआ, प्लूरल वर्ब आ रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी ये सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, दोनों एंड से जुड़े सेम। इसलिए जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा, इज नहीं लिखा। दिखने में देखो मदर मैंने यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, लेकिन राज की माँ और राशमी की माँ दो अलग अलग है ना, इसलिए वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी। एक नंबर का कॉन्सेप्ट था ये। 158 का एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ। सही दे रखा है एकदम। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड एंड विशेज टू बॉसेस, टू बॉस, ये तो अच्छा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन ऑफ द मैनेजर। एक्चुअली इसको मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिखा है कि आप डिक्शनरी में टाइप करोगे, मान लो यहाँ पे लिख रखा है रिगार्ड्स लिख दो, डिक्शनरी में टाइप करोगे आपको रिगार्ड भी दिखा देगा। बच्चे रिगार्ड भी होता है, रिगार्ड्स भी होता है। रिगार्ड जब होता है ना इज्जत, कि मेरे मन में आपके लिए बहुत रिगार्ड है ना, वहाँ पे रिगार्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन बेस्ट विशेस की सेंस के अंदर जब कॉन्ग्रेचुलेशंस का, थैंक्स का, कॉम्प्लीमेंट्स का और रिगार्ड्स का यूज़ करते हैं तो हमेशा प्लूरल में आते हैं। आप रिगार्ड टाइप करना, नीचे आपको तीसरा चौथा पॉइंट डिक्शनरी में मिलेगा, ब्रैकेट में लिखा होगा यूजली इन प्लूरल, और मीनिंग क्या दे रखा होगा, बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस वाले मीनिंग के अंदर इसको प्लूरल में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रिगार्ड होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिगार्ड वर्ड नहीं होता, लेकिन बेस्ट विशेस वाले, किसी को शुभ कामनाएं देने वाले मीनिंग के अंदर रिगार्ड नहीं, रिगार्ड्स वर्ड का यूज़ करना है आपको। इसको देखिए, मीनिंग समझने की कोशिश करिए एक बार इसका। चलो जी। अ ईयर आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के एक साल के बाद सौ द स्टूडेंट, बेसिकली ये जो टाइम है इसने क्या देखा कि स्टूडेंट जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से थे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कोई जॉब पाने में। ठीक। अ सर्जरी ऑन द मैनेजमेंट एजुकेशन ने ये दिखाया, कुछ और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग भी बताई। सर्जरी की सर्वे, इस टाइप के एरर कम आते हैं, हालांकि कि वर्ड ही कुछ और का और पुट करना हो, लेकिन चलो नाउन चैप्टर है तो आपको थोड़ी एक्सपेक्टेशन इस टाइप की रखनी भी चाहिए। जनरली बैंकिंग में इस टाइप के एरर आपको देखने को मिलते हैं कई बार ना। तो सर्जरी की जगह एक तो सर्वे आना, एक तो बात ये, और दूसरी बात यहाँ पे थ्रोन ना वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि एक सर्वे जो है, जो मैनेजमेंट एजुकेशन पे है, उसने उसमें ये बातें बताई है, उसने ये चीज़ उजागर करी। तो यहाँ पे थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सीधी थर्ड फॉर्म कैसे लिख दी? तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था। तो या तो यहाँ पे थ्रू लिखते, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगा देते, या हैज़ थ्रोन लिख देते कि ये काम होने के एक साल के बाद ये चीज़ हुई है, इसने कुछ और नई चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी मिसिंग है। तो ये वाला जो है इसमें सी पार्ट के अंदर ये दोनों, इसलिए एरर तो सी पार्ट में ही रहेगा। सर्जरी काट के सर्वे करना और यहाँ पे हैज़ थ्रोन भी करना है, क्वेश्चन में आप करेक्शन मार्क कर सकते हो। 173 को मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ और वजह से तो नहीं मैंने मार्क किया था। 173 क्वेश्चन में भी करेक्शन करनी है। चलो एक बार तो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, बाद में मार्क कर लूँगा। ही लेफ्ट मुंबई विद बैग एंड बैगेज। अब इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा, सेम इसी टाइप का एक एरर और आता है, इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसका और उसका कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है।
कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है हैवीली। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग का मतलब ही होता है हैवीली, और हैवीली एक एडवर्ब है। अगर अभी एक एडवर्ब है तो क्या एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन आएगी? नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं, तो कभी भी ये नहीं लिखेंगे। एक एरर ऐसे आता है, देखो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग का मतलब ये नहीं कुत्ते बिल्लियां बरस रहे हैं, इसका मतलब है हैविली, बड़ी मूसलाधार बारिश होना। इसका अपने आप में ही मतलब होता है हैविली, और ये अपने आप में एडवर्ब है। अगर ये एडवर्बियल फ्रेज की तरह से काम कर रहा है, हाउ का रिप्लाई बन रहा है, तो इससे पहले प्रीपोजिशन लगेगी क्या? नहीं, तो ये लाइक ड्रॉप हो जाएगा। सेम उसी लॉजिक पे बैग एंड बैगेज का मतलब होता है कंप्लीटली, बोरिया बिस्तरा समेत, जिसको बोलते हैं ना कि वो मुंबई छोड़ के चला गया बोरिया बिस्तरा समेत। बैग एंड बैगेज का मतलब ही है कंप्लीटली, हमेशा के लिए, कंप्लीटली एंड फॉरएवर। तो यहाँ पे ये विद की जरूरत नहीं, क्योंकि बैग एंड बैगेज अपने आप में एडवर्बियल फ्रेज बनाता है। तो यहाँ पे ये जो विद है ये नहीं लगेगा, क्योंकि बैग एंड बैगेज यहाँ पर एक एडवर्ब है। अगर प्रीपोजिशन है तो फिर ये ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, और जबकि ये तो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, तो यहाँ पे ये विद प्रीपोजिशन ड्रॉप हो जाएगी। इन दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सेम है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब पॉलिटिक्स जब मैंने आपको नाउन चैप्टर में पढ़ाया था तो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट का नाम था, जिसकी वजह से वर्ब उसके साथ सिंगुलर आती थी। इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, सबके सब क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन ऐसे जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल कराया था कि मैथमेटिक्स का इज भी आता है, आर भी आता है। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट और हिज मैथमेटिक्स आर भी, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है कैलकुलेशन स्किल्स। सेम ऐसे फिजिक्स के साथ इज भी आता है, आर भी आता है। फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इज आया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है। लेकिन द फिजिक्स ऑफ दिस एरोप्लेन आर नॉट राइट, दैट इज वाई इट इज नॉट फ्लाइंग। इस जहाज की फिजिक्स सही नहीं है, यानी इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, यानी इसके एरोडायनेमिक्स, वहां पे वर्ब प्लूरल आएगी। यानी कई बार मीनिंग चेंज होने से वो सब्जेक्ट का नाम नहीं रहता, इसलिए वर्ब प्लूरल भी आ जाती है। अब ये पॉलिटिक्स जो होता है इसके तीन मतलब होते हैं। एक तो पॉलिटिक्स होता है सब्जेक्ट का नाम, है ना, जैसे पॉलिटी पढ़ते हो ना वो वाला, तब वर्ब सिंगुलर आती। एक पॉलिटिक्स होता है प्रोफेशन का नाम, तब भी वर्ब सिंगुलर आती। लेकिन पॉलिटिक्स का अगर मतलब हो जाए राजनीति, यानी बेसिकली ऐसे एक्शंस, राजनीति वाला भी, डूइंग सम एक्शंस जो अपने मोटिव के लिए किए जाते हैं, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए किए जाते हैं। अगर राजनीति वाला, ऐसे एक्शंस वाला मीनिंग आ जाए कि भारत की राजनीति, अगर राजनीति वाला मीनिंग आ जाएगा तो राजनीति का मतलब होता है डूइंग सच एक्शंस विच आर डन फॉर योर ओन सेल्फिश मोटिव्स ओनली। तो उस केस में राजनीति वाले मतलब में प्लूरल नाउन माना जाता है, और इसके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। नेक्स्ट पे जाइए। नोबडीज क्लेम टू बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ, एक्चुअली इसको बस मैंने सिर्फ मीनिंग के लिए रखा है। एक तो ये वाला एरर तो आप समझ ही गए होंगे कि नो एरर है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस अलाउड है। नोबडीज क्लेम टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ दिस इज वैलिड इन आइज ऑफ कमेटी। अब ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने कोई आवेदन वगैरह निकाले, तो नोबडीज क्लेम टू बी, कहने का मतलब ये जो कमेटी है इसने कोई आवेदन वगैरह निकाले और किसी का भी क्लेम नहीं आया परमानेंट मेंबर बनने के लिए। नोबडीज क्लेम टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ आईएमएफ, किसी का भी क्लेम नहीं आया कि परमानेंट मेंबर बने आईएमएफ का। ये चीज वैलिड है कमेटी की नजरों में, कि अगर कोई भी अगर ऑप्शन नहीं आता, कोई भी क्लेम नहीं करता, तो ये भी अलाउड है, ये भी ऑप्शन है, ये भी चलेगा। ये इसका मतलब है कि नोबडीज क्लेम टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ आईएमएफ, किसी का भी क्लेम ना आना। मान लो देशों से बोला गया था कि कौन कौन बनना चाहता है, किसी ने क्लेम नहीं किया, तो ये चीज भी वैलिड है कमेटी की नजरों में। मैनी अ मैन्स लाइफ, अब ये वाला जो फंडा है ये आपको मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में, लेकिन ये नाउन में भी दे दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड होता है देखो मैनी, मैनी के साथ ऑब्वियसली नाउन प्लूरल आता है, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी चेयर्स, ऐसे करके। लेकिन एक वर्ड होता है मैनी ए। अब ध्यान रखना, ये वो मैनी और वो ए नहीं है जिनको आप पहले जानते हो, वरना बताओ देखो, मैनी होता है बहुत सारों के लिए, ए होता है आर्टिकल जिसका मतलब ए एन होता है, ये साथ में कैसे आ सकते हैं, खुद सोचो। एक्चुअली क्या मैनी ये बच्चों को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि वो ये सोचने की कोशिश करते हैं जो पहले हम जानते हैं उसी के बेस पे इसको समझ लेंगे। बच्चे वर्ड ही अलग है, ये दोनों कोई अलग अलग वर्ड नहीं है, ये है कोई आर्टिकल नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला शब्द है, एक एक करके बात करने वाला शब्द है। जैसे ईच इधर नहीं होते थे, ईच बॉय लिखते हो कि ईच बॉयज लिखते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता तो ईच बॉय लिखते हो ना, बात ज्यादा की करता लेकिन करता एक एक करके। बिल्कुल सेम वही फंडा है इसका। मैनी ए,
बात ज़्यादा की करेगा लेकिन करेगा एक एक करके। तो बहुत सारे आदमियों की ज़िंदगी तुमने खतरे में डाल दी, बात एक एक करके करता है। ठीक है, बहुत सारों में से हर एक की, प्रत्येक की, वो वाला मीनिंग होता है इसका। तो मैनी ए के बाद इसीलिए यहाँ पे नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सॉरी नाउन सिंगुलर आता है और वर्ब सिंगुलर आती है। मैनी या मैंस लाइफ। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 187 ये नो एरर होगा। ठीक है, बस मैं इसमें यही था कि मैनी के साथ ए क्यों आ गया, नाउन प्लूरल क्यों नहीं आया, क्योंकि मैनी ए एक है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का वर्ड होता है, एक एक करके बात करता है, इसलिए नाउन सिंगुलर आया, वर्ब सिंगुलर आई। इट इज़ बिल्कुल ऐसे कि ईच मैंस लाइफ इज इन डेंजर। इसका यही मतलब है कि जैसे ईच के साथ हर एक प्रत्येक एक करके बात करता है, ये मैनी का डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन है, एक एक करके बात करने वाला वर्जन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाएगा आपको और डिटेल में। वहाँ पे आपको अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये सब वर्ड भी पढ़ाए जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है वो। ये वाला मैंने सिर्फ और सिर्फ, ये भी नो एरर होगा 190, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग बताने के लिए रखा। जैसे अपन हिंदी में कहते हैं ना, अरे इसकी तो क्या ही बात करें, जैसे आप किसी करके, अरे चाय के तो क्या ही बात करें, पानी तक नहीं पूछा उन्होंने, ये वाला जो मीनिंग होता है ना, उसके लिए। नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर, अरे फेलियर की क्या बात करते हो, एक असफलता की क्या बात करते हो, अगर कोई ट्रेजेडी भी हो जाए ना, वो भी उसके हाई स्पिरिट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। मतलब जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो ऊर्जा है, उसको अफेक्ट नहीं कर सकती कोई ट्रेजेडी भी। तुम फेलियर की बात करते हो, नॉट टू स्पीक ऑफ फेलियर कहने का मतलब है कि फेलियर की तो क्या ही बात करते हो, अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाए तो वो भी उसके हाई स्पिरिट्स को अफेक्ट नहीं कर सकती। ये सेंटेंस का मतलब है। फ्रेज होता है नॉट टू स्पीक ऑफ दिस, नॉट टू स्पीक ऑफ टी, दे डिडंट इवन ऑफर अस वाटर, कि चाय की तो क्या ही बात करें, पानी तक ऑफर नहीं किया उन्होंने। ऐसे यूज करते हैं इस फ्रेज को। पॉलिसी एनालिस्ट आर रिएक्टिंग टू द इन्फ्लेशन पैरानोइया, जो पॉलिसी एनालिस्ट हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन पैरानोइया को, जो इन्फ्लेशन को लेकर जो डर आ गया उसको ये कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, विद प्रपोजिंग दैट सेंट्रल बैंक्स हिट द ब्रेक्स ऑन देयर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। पॉलिसी एनालिस्ट रिएक्ट कर रहे हैं, ये जो बढ़ती हुई जो इन्फ्लेशन है, जो बेसिकली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो डर है, उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके प्रति। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंकर्स को हिट अ ब्रेक, मतलब कंट्रोल में करना चाहिए, और ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए। जो इनकी फैलने वाली पॉलिसीज़ है ना, अपना बिजनेस बढ़ाने वाली पॉलिसीज़ है, इन पे थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए। क्योंकि बैंक क्या करते हैं, ब्याज देते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज देंगे, बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदेंगे, फिर वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम रह जाएगी, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी और चीज़ें महंगी होती जाएंगी। तो ये कहना चाह रहा है कि उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे बात है, रिएक्ट कर रहे हैं हाउ, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रपोजिंग काट के प्रपोजल कर दिया, जबकि जो सही आंसर है बाय प्रपोजिंग होना चाहिए। कि हाउ, जैसे अगर मैं कहूँ ही रिएक्टेड टू माई स्टेटमेंट बाय शोइंग हिज एंगर, ही रिएक्टेड टू माई स्टेटमेंट्स बाय स्लैपिंग हर, उसने मेरी स्टेटमेंट पर कैसे रिएक्ट किया, उसको थप्पड़ मारकर। तो यहाँ पे रिएक्शन शो करें हाउ, तो उसके लिए आपको विद नहीं, मतलब बाय प्रपोजिंग से यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज बनाना चाहिए था। आंसर में दिया हुआ है विद प्रपोजल या ऐसा कुछ करके, बाय प्रपोजिंग बेटर आंसर है, इसका करेक्शन कर लीजिएगा। द लॉयर आस्क द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन। अब ये देख लो जरा, एक वर्ड होता है साइन, ये वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है कोई चिन्ह निशान, जैसे उसके यहाँ पे एक साइन बना हुआ था, उसके यहाँ पे ओम का साइन बना हुआ था वो। और एक नाउन होता है सिग्नेचर, जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर। ठीक है, ये नाउन होता है। अब बताओ तुम्हें यहाँ क्या चाहिए। लॉयर ने कहा कंप्लेनेंट को कि अपना साइन, कोई निशान लगाने को कहेगा लॉयर की, एक काम कर निशान लगा दे कि अपने हस्ताक्षर कर दे। तो यहाँ पे हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो चाहिए तो नाउन मुझे, नाउन ये भी है, नाउन ये भी है, लेकिन मीनिंग कौन सा वाला चाहिए, सिग्नेचर वाला मीनिंग चाहिए। तो साइन नहीं, यहाँ पे सिग्नेचर वर्ड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी। हालांकि वैसे यहाँ पे पेपर की जगह भी पेपर्स होता, कि कोई ये कागज तो मटेरियल नाउन होता है, दस्तावेजों पे साइन कराएगा, कायदे से यहाँ पे पेपर्स लिखना चाहिए था। वो एरर उसने मार्क करा लिया, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर भी करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे पेपर्स लिखना चाहिए था अपने को। ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है भाई, उसने मुझे बताया कि वो गया था। अब एक्चुअली क्या है, जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें होती है एम्बिग्यूटी, इसमें पढ़ के समझ में नहीं आता कि बेसिकली वो कहाँ गया। वो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर पे गया,
कि वो एक मिनिस्टर के बहुत सारे घरों में से एक घर पे गया, ये क्लियर नहीं होता इस स्टेटमेंट से। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने लिख दिया वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस, तो अब इसका क्या मतलब समझे कि बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक मिनिस्टर के घर पे गया ये, कि इसका मतलब समझे कि मिनिस्टर के बहुत सारे घर हैं उनमें से एक घर पे गया है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें एम्बिग्यूटी होती है, क्लियर नहीं हो पाता, इससे मीनिंग पढ़ने सुनने वाला कंफ्यूज होता है, इसलिए आप इसको क्लियर कट फॉर्म में लिखा करो। अगर आपको कहना है कि बहुत सारे मिनिस्टर में से एक घर पे गया, एक के घर पे गया, तो लिखो आप ही had gone to one of the residences of the minister, एक तो ये लिख सकते हो, और he has gone to the residence of one of the ministers। ये दो चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, या तो मिनिस्टर लिखना, सॉरी मिनिस्टर्स नहीं, या तो यहाँ पे ये वाला मीनिंग दे लो कि वो गया रेजिडेंसेस में से एक पे, बहुत सारे जो उस मिनिस्टर के जो बहुत सारे रेजिडेंसेस हैं उनमें से एक घर पे वो गया था। या फिर मीनिंग दे लो कि वो रेजिडेंस पे गया, किसके रेजिडेंस पे गया, जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक मिनिस्टर के घर पे गया। अब दोनों में से कोई भी एक चीज लिख लो, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर मीनिंग क्लियर है। यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर पे गया कि मिनिस्टर के बहुत सारे रेजिडेंसेस थे उनमें से एक पे गया, तो आपको इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज कर लेना चाहिए, उससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, उसकी एम्बिग्यूटी रिमूव हो जाती है। इसको देखिए जरा, वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। हमने टेक ऑन करी है, मतलब हमने स्वीकार करी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक तो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करने की, और सुपरवाइज ऑफ न्यू स्टाफ। अब यहाँ पे पहली बात तो देखो पैरेललिज्म चलेगा, एंड लगा हुआ। एक तो हमने रिक्वायर्ड ट्रेनिंग को अरेंज करेंगे और नए स्टाफ को सुपरवाइज भी करेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे सुपरविजन दे के छोड़ रखा है शायद, 206 नंबर, सुपरवाइज की जगह सुपरविजन होगा लगा हुआ है, तो उसके बाद नाउन यूज होगा, नहीं बच्चे। एक तो इसके अंदर पैरेललिज्म चलेगा, अरेंजिंग एंड सुपरवाइजिंग, और दूसरी बात इन्फिनिटिव, जिरेंड, पार्टिसिपल, ये सब सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब से बनाओगे तो ये ट्रांजिटिव फीचर ले आएंगे अपने अंदर, अगर इंट्रांजिटिव से बनाओगे तो इंट्रांजिटिव फीचर ले आएंगे। सुपरवाइज वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सुपरवाइज समबडी, है ना, ही इज सुपरवाइजिंग द वर्कर्स। तो पहली बात तो यहाँ पे पैरेललिज्म चलेगा, एंड से ज्वाइन हो रहा है ये वर्ड और ये वर्ड, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे अरेंजिंग लिख दो यहाँ पे सुपरविजन लिख दो। यहाँ पे जिरेंड आ रहा है तो यहाँ पे भी जिरेंड प्रेफर करेंगे। दूसरी बात, वो जिरेंड ट्रांजिटिव होगा, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑफ हटेगा यहाँ से, सुपरवाइजिंग द न्यू स्टाफ। समझ में आया? पहली बात तो यहाँ पे सुपरवाइज वर्ब नहीं चाहिए, मुझे नाउन चाहिए था, क्योंकि दो नाउन यहाँ पे जोड़ रखे हैं, ऑफ प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है दोनों, और पैरेललिज्म है इसलिए यहाँ पे सुपरवाइजिंग आएगा, और सुपरवाइजिंग ट्रांजिटिव होता है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, इसलिए ऑफ ड्रॉप होगा और ये न्यू स्टाफ इस जिरेंड का ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग। हर कंसीवेबल रेस मतलब जितनी जितनी आप जानते हो, हर एक रेस ने, हर एक नेशनैलिटी ने, यानी कोई भी देश हो, किसी भी जाति धर्म, हर प्रकार के इंसान ने अपना कोई ना कोई सफरिंग झेली है वर्ल्ड वॉर के अंदर, ये इसका मतलब है। हैड इट्स, अब यहाँ पे हैड मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के। काफी बच्चों को ऐसा लगेगा हैड के बाद V3 तो आ रहा है। अगर मैं लिख दूं ही हैड अ कार, या ही हैड कैंसर, उसे कैंसर था, तो यहाँ पे तो हैड मेन वर्ब हुआ ना यार। तो यहाँ पे उन्होंने एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड शेयर्ड, अगर मैं लिख दूं हैड शेयर्ड, अगर लिख दूंगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करने के लिए आता है, कहाँ पे है दूसरा एक्शन। और दूसरी बात, वर्ब से पहले कब से पजेसिव एडजेक्टिव लगाने लगे, तो इससे समझने की कोशिश करो कि पास्ट इंडेफिनिट है, उन्होंने शेयर किया था। हर एक रेस और नेशनैलिटी ने अपने हिस्से की सफरिंग को शेयर किया था जंग में, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये हैड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पे इट्स की वजह से पता चल रहा है कि यहाँ पे नाउन लगाना पड़ेगा आपको। या तो एक काम करो, हैड और इट्स दोनों को हटा दो, शेयर्ड, फिर भी सफरिंग नहीं चल पाएगा, लेकिन शेयर्ड इट्स सफरिंग ऐसा कुछ लगाते फिर तो, या तो, लेकिन अभी फिलहाल के केस में इतना कुछ हटाने की बजाय अगर मैं शेयर्ड काट के हैड इट्स शेयर यहाँ पे नाउन लिख दूं, जैसे यहाँ पे एक आंसर नाउन आ रहा है तो काम हो जाएगा। हैड मेन वर्ब बन जाएगा, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, शेयर नाउन हो जाएगा, और मीनिंग भी ठीक हो जाएगा और ग्रामर भी ठीक हो जाएगी कि हर एक कंसीवेबल रेस और नेशनैलिटी का अपना हिस्सा रहा है, अपनी भागीदारी रही है, अपना शेयर रहा है उस दुख में जो वर्ल्ड वॉर्स के अंदर झेला गया। क्लियर हो गई? नेक्स्ट बताइए। द हैव्स शुड नॉट, अब ये वाला सिर्फ मैंने इसलिए चूज किया है, हैव यहाँ पे बच्चे वर्ब नहीं होती, जो अमीर होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं द हैव्स। जैसे होता है ना, द रिच माने अमीर लोग, द पुअर माने गरीब लोग, द हैव्स माने अमीर लोग, एंड द हैव नॉट्स, एंड द हैव नॉट्स इनका मतलब होता है गरीब लोग। ठीक है, हैव यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना कोई मेन वर्ब है, बेसिकली ये हैव यहाँ पे नाउन बना रहा है, द हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये आपको टर्म याद रखनी है, ध्यान रखिएगा इसका। Building biogas plants will help to reduce greenhouse emission by reducing the consumption of, बायोगैस प्लांट को बिल्ड करना मदद करेगा। बिल्डिंग बायोगैस प्लांट्स विल हेल्प, क्या किस चीज़ में मदद करेगा? रिड्यूस करने में। किस चीज़ को रिड्यूस करने में? ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को। कैसे? बाय रिड्यूसिंग, किस चीज़ को रिड्यूस करके? डैश ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो बाय प्रीपोजिशन है, ये रिड्यूसिंग जेरेंड है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव जेरेंड पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है इसने। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर कंज्यूमिंग को जेरेंड मान लेते हैं, नाउन मान लेते हैं, ये भी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। मुझे एक बात बताओ, क्या जेरेंड से पहले कभी द आर्टिकल आता है? बोलो। और दूसरी बात, अगर कंज्यूमिंग को जेरेंड मान लोगे तो कंज्यूमिंग के बाद तो कुछ ना कुछ नाउन लिखना पड़ेगा, हाँ क्या ना? ही इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, तो कंज्यूमिंग तो ट्रांजिटिवली काम करता है, अगर जेरेंड रखोगे तो फिर यहाँ पे नाउन लिखना पड़ेगा। फिर ये द कंज्यूमिंग ऑफ कन्वेंशनल, द कंज्यूमिंग कन्वेंशनल लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको जेरेंड नहीं चाहिए, दा से पता चल रहा है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे पता चल रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल नाउन लिखना चाहिए था, कंजम्पशन ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे देखिए। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज, ज़्यादातर लोग अफ्रेड हैं स्वाइन फ्लू से इन दिनों। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कुछ और पूछना चाह रहा था, सेंटेंस उतना अच्छा नहीं बना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर यहाँ पे क्या होगा वो बताता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ मोस्ट पीपल यूज मोबाइल फोन्स दीज डेज, बढ़िया कॉन्सेप्ट है वैसे ये। दीज डेज most of the people are becoming health conscious these days। अब जरा समझने की कोशिश करना, मोस्ट पीपल कब लिखते हैं, मतलब मोस्ट प्लस नाउन कब लिखते हैं, और मोस्ट ऑफ प्लस नाउन कब लिखते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें मीनिंग कुछ ऐसा, जब लगभग ऑल जैसा मीनिंग हो, कोई अगर आपको ऐसी बात कहनी है जो हर आदमी पर लगभग वैलिड है, ठीक है। जैसे ऑल द पीपल, ये अगर आपको मीनिंग देना, ऑल द पीपल फील डिफरेंस इन देयर बॉडी आफ्टर एन एज ऑफ 30 ईयर्स। 30 साल के बाद अचानक से एक बॉडी में डिफरेंस फील होता है, आपके विटामिन डी की बड़ी कमी होने लगती है, अलग से बाहर से प्रोटीन लेने पड़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स की गोली। ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि 30 के बाद, डॉक्टर के पास जाओगे तो आप नोटिस करोगे, वो स्पेशली बोलता है 30 के बाद अचानक से आपको बड़ा ड्रास्टिक फर्क महसूस होगा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो ऑलमोस्ट सबके ऊपर, मतलब ये लगा लो 99% लोगों के ऊपर वैलिड है, तो अपन लगाएंगे मोस्ट पीपल। और अगर मैंने कहना लोगों में से ज़्यादातर, मतलब ये भी काफ़ी हद तक है, लेकिन ऑल, सब दुनिया के हर आदमी पे ये बात वैलिड नहीं है, तो अपन लिखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। अब तुम्हें पता है कि यार गरीब लोग, वो बेचारे जो सस्ता मिलता है, चाहे डालडा मिले, चाहे डालडा खा लेते हैं, वो कहाँ के हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं? अमीरों के ही ज़्यादा आजकल वो कास्ट आयरन की कढ़ाई में बना, और ये वो अमीर ही चोचले कर पाते हैं, है ना।
गरीब तो बेचारे जो मिलता जैसे मिलता खा लेते हैं उसको। तो लोगों में से ज़्यादातर, यानी जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर आजकल ऐसे होते जा रहे हैं। इसको अपन यूज़ करते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर, ठीक है। कोई यहाँ पे दिया होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस सोसाइटी, इन दिस कॉलेज, मोस्ट ऑफ द टीचर्स इन दिस फेटर्निटी, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल। ये अक्सर तब यूज करते हैं जब कुछ लिमिटेड ग्रुप की बात करनी होती है। ये वाला स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं। यहाँ तो मैंने दोनों में पीपल पीपल खैर लिख दिया, लेकिन अक्सर ये वाला आपको मिलेगा कुछ चुनिंदा लोगों में से ज्यादातर की बात करने के लिए, और ये वाला स्ट्रक्चर अपन लगाएंगे जब हर एक की बात करनी हो। लेकिन अगर पीपल पीपल भी आए तो इसका मतलब होता है कोई ऐसी बात कहने के लिए यूज कर सकते हैं जो सबके लिए यूज हो सकती है, पूरे वर्ल्ड का कोई भी आदमी उसके लिए यूज हो सकती है। और ये वाली जो सबके लिए यूज ना हो सकती हो लेकिन ज्यादातर के लिए भी, हाँ 50% से ज्यादा है, लेकिन ऑल द पीपल नहीं हो सकते। अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करो, ज्यादातर लोग डरे हुए हैं स्वाइन फ्लू से। क्या वर्ल्ड का हर आदमी, क्या वर्ल्ड का हर आदमी स्वाइन फ्लू से डरा हुआ होगा? कोई पर्टिकुलर इलाके में फैला हुआ होगा स्वाइन फ्लू? ऐसा तो है नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में फैल गया स्वाइन फ्लू। अगर कोविड होता यहाँ पे तो फिर ये सही हो जाता, हाँ के ना, कि कोविड एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड पे एकदम से फैला। अगर कोई ऐसी बात है जो वर्ल्ड में हर एक पर वैलिड हो सकती है, तब तो अपन मोस्ट प्लस पीपल का यूज करेंगे, वरना मोस्ट ऑफ द। हालांकि ये सेंटेंस ठीक नहीं है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे था वो मैंने आपको बता दिया। ये सेंटेंस बेसिकली उतना क्लियर नहीं है जिससे कॉन्सेप्ट समझाया जा सके, ठीक है। अब तो समझ में आ गया ना ये बात, कि मोस्ट पीपल तब लगाते हैं जब लगभग ऑल पर वो बात वैलिड हो, कि मोस्ट पीपल वांट टू सेटल इन देयर लाइफ, या मोस्ट पीपल वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। सारी दुनिया के हर एक आदमी पर लगभग ये बात वैलिड हो सकती है, 99% तो सहमत होंगी। और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल में से ज्यादातर वाला मीनिंग देना होता है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर लगाते हैं। यू मस्ट नो दैट वेजेस, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि पाप का अंत मौत होता है। अब यहाँ पे वेजेस का मतलब आपको मैंने क्लास में पढ़ाया था कि वेजेस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो इनकम रिसोर्सेज, उसमें वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल। और एक वेजेस का मीनिंग होता है परिणाम। अब ये वेजेस जो शब्द है ये तो वेजेस ही रहेगा। अब इसको ये तो पता ही नहीं सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इस केस में ध्यान रखना कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगा रखा है, एक लगा रखा है, दो लगा रखा है, उससे इसका मतलब नंबर डिसाइड होगा। तो यहाँ पे डेथ अकेला सिंगुलर ही लिखा हुआ है, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगी, इज आ जाएगा यहाँ पे। यू मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ये प्रोवर्ब भी होती है वैसे, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। नेक्स्ट पे आ जाइए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू द एक्यूरेट डेट ऑफ माई डिपार्चर। एक्चुअली ये एक्यूरेट और एग्जैक्ट के बीच का डिफरेंस है। एक्यूरेट होता है बच्चे ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह में अपन यूज करते हैं एक्यूरेट, कि बहुत सारे जिसके ऑप्शन पॉसिबल होते हैं। ये अच्छा, जैसे काफ़ी सारे ये रैंडम फिगर्स हैं, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ एक्यूरेट आंसर दिया आपने, मतलब जो काफ़ी सारे ऑप्शन पॉसिबल थे उनमें से आपने एक्यूरेट वाला चूज किया है, ठीक। और डेट बच्चे, ये जो वर्ड है इसके साथ एक्यूरेट लगाना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ये आप कहना चाह रहे हो कि मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, मैं फिक्स डेट नहीं बता सकता। डेट के अंदर कोई ऊपर नीचे कोई आपसे पूछेगा बॉम्बे कब जाएगा, 23-25 को जाऊंगा, ये कह सकते हो? वो तो डेट तो एक ही होगी ना जिसको तुम जाओगे। डिपार्चर की डेट आपकी एक ही होगी, हाँ कि ना। डिपार्चर की जो डेट है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 23 को भी चले जाओ, 25 को भी, किसी को 23-25 को जा रहा हूँ। ये वही वाली बात है कि गाड़ी एक टाइम पे एक ही गियर में हो सकती है। तो यहाँ पे एक्यूरेट नहीं सही वर्ड है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता मैं आपको। आ रही है बात समझ में? तो ये छोटा सा माइनर सा डिफरेंट है एक्यूरेट और एग्जैक्ट के बीच में। अब आगे भैया इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट ने तो सच बता रहा हूँ मेरे हाथ जुड़वा दिए भाई। ये जिसने, और सबसे दिक्कत क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर हैं, मोस्टली प्रीवियस ईयर है। और जिसने भी ये भाई कौन सा नशा करके बनाए थे ये भैया सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सच बता रहा हूँ, मतलब शुक्र है कि आजकल ये पेपर में ऐसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहे बच्चे। इनमें मोस्टली में आपको याद ही करना पड़ेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, कोई लॉजिक नहीं है, ज़बरदस्ती कर रखी है बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में ना उनके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ। अगर मैं बात करूँ इस सवाल की, आई स्टेड एट हेनरी हाउस। अब हेनरी भी नाउन, हाउस भी नाउन, हेनरीज हाउस लिखा होता तो भी सोचते, हाँ क्या ना। अब वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये गया। हेनरी होम में वही दिक्कत है जो हेनरी हाउस में दिक्कत है, ये गया। अब बात ये कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये स्पोकन में खूब चलता है हेनरीज। आई एम स्टेइंग एट हेनरीज का मतलब ही होता है हेनरी का घर। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि ये हेनरीज पता कब लिखते हैं, जैसे आपको
मैंने पढ़ाया होगा, मोहन्स हाउस इज बिगर देन शालिनीज। वो नाउन पहले होना चाहिए वहां पे, तब आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। इस सेंटेंस के अंदर हाउम नाउन, हाउस नाउन पहले कहीं है, तो आपने इसको सीधा कैसे अंडरस्टूड कर दिया? इसलिए वो कहते हैं कि अगर नाउन अंडरस्टूड नहीं है तो प्रेफर इसको करेंगे। ये स्पोकन में, इनफॉर्मल में ये भी चल जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये तो चलो लॉजिकल था कुछ, इसमें तो मेरे लिए बोलने के लिए था कुछ। शी इज, अब यहाँ पे ये वो बड़ी एक इसेंट्रिक वुमेन है। जैसे अपन लिखते हैं ना दिस इज फैन, ये गलत होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, दिस इज अ फैन करना पड़ेगा। ये टाइपिंग एरर आपने क्वेश्चन में शी इज अ वेरी इसेंट्रिक वुमन लिखना पड़ेगा। ठीक, इसेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा संकी टाइप का कह सकते हो, जो किसी काम को बड़े अलग ढंग से करता हो, जिसको किसी काम को करने का सोचने का तरीका बड़ा अलग हो। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। जेनरस का मतलब दयालु होता है, अनयूजुअल मतलब विचित्र। अब विचित्र अनयूजुअल तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, अनयूजुअल उसकी लुक्स हो सकती हैं, है ना, अनयूजुअल कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसेंट्रिक का मतलब थोड़ा अलग है। इसेंट्रिक का मतलब होता है बेसिकली किसी काम को बड़े अलग ढंग से करने वाला, सोचने का तरीका वाला बड़ा अलग ढंग से होने वाला। अनयूजुअल दूर का सिनोनिम हो सकता है, लेकिन इसको इससे रिप्लेस कर दूं ऐसा सिनोनिम नहीं है। इम्पेशेंट का तो इसका दूर दूर मतलब जिसमें ज़्यादा धैर्य ना हो वो वाले का तो लेना देना नहीं है। तो अनयूजुअल और इसेंट्रिक ऐसे का ऐसा रखने की बजाय नो इम्प्रूवमेंट मारना बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर जाइए। चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया कि वो लगा देंगे, कमिट कर देंगे, मतलब उनको ये काम दे देंगे अपने डिपार्टमेंट को, टू अ रिन्यूड एफर्ट टू क्लीन, कि एक नया एफर्ट किया जाएगा कि इस एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने के लिए वो अपने डिपार्टमेंट को लगा देंगे। अब मुझे बताओ डिपार्टमेंट को लगाएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को लगाएंगे? बेटर वर्ड कौन सा रहेगा? सोचो। डिपार्टमेंट अपन यूज करते हैं उस संस्था के लिए, ठीक है, और अगर वर्कर्स को रेफर करना होता है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को लगा दूंगा, तो स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का यूज किया करो। आप डिक्शनरी में दोनों को टाइप करना, डिपार्टमेंट को भी एडमिनिस्ट्रेशन को भी। देखो, टू हिज कमिट हिज वर्कर्स, अब वो बेसिकली क्या है यहाँ पे? अब फिर तुम कहोगे वर्कर्स क्यों नहीं आया? वो बेसिकली बच्चे उसके वर्कर्स नहीं है, मिनिस्टर के वर्कर नहीं है वो वर्कर सरकार के ही हैं। वो बेसिकली मिनिस्टर उस डिपार्टमेंट का है, तो वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को लगा सकता है। और डिपार्टमेंट के लोगों को जब लगाने की बात करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्ड माना जाएगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब भाई मैं बता नहीं सकता कैसा किस प्रकार का नशा करके इसने बंदे ने ये सवाल बनाए हैं। कोई इनमें सिर पैर नहीं, बच्चे जबरदस्ती कर रखी है बिना जान के। लेकिन फिर भी अगर आप डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को टाइप करोगे तो डिपार्टमेंट के अंदर आएगा एक संस्था का नाम, या फिर एक संस्था के लोगों का ग्रुप, उसको भी डिपार्टमेंट कह सकते हो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्पेशली आपको लिखा मिलेगा कि पीपल वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट। बेसिकली उस संस्था के लोगों को रेफर करना हो तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अब ये कर रही है, तो लोगों को रेफर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड इज बेटर। नेक्स्ट पाइए। जब चोर ने पुलिस वाले को देखा, तो ये एक बेसिकली ईडियम है, इसके अंदर तो फिर भी चलो कुछ है याद करने लायक। अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है भाग जाना। आपको मैंने नाउन चैप्टर में वो जो अपोस्ट्रोफी वाले एस कराए थे ना कि ईडियम में ग्रामर अप्लाई नहीं होती, एट वंस विट्स एंड एट स्टोन्स थ्रो, तो बच्चे ये ईडियम है, ईडियम के अंदर चेंजेस नहीं करते। एट हील्स नहीं, ऑफ हील्स है सही ईडियम। अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब होता है भाग जाना। इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द प्लेयर्स। इक्विपमेंट और प्रैक्टिस स्पेस दिया जाएगा। अब बच्चे जो मेरी समझ कहती है कि इक्विपमेंट और प्रैक्टिस की जगह दी जाएगी, तो इसके अंदर नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि और बहुत कुछ है बच्चे। खाने की डाइट दे रहे हो क्या तुम? खाने की डाइट तो नहीं दे रहे। अच्छा, ट्रैक सूट दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे। लेकिन एसएससी ने इसका जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है एवरी फैसिलिटी। एवरी का मीनिंग ऑल जैसा होता है, सारी वाला मीनिंग जब देना होता है तो एवरी को अपन प्रेफर करते हैं। ईच का मतलब ही हर एक फैसिलिटी होता है, लेकिन जितनी पॉसिबल है सबकी सब दी जाएंगी, वो वाले मीनिंग के लिए एवरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपन। कि इसका मतलब भी ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन ऑल जैसा मीनिंग देना होता तो एवरी प्रेफर होगा। ये कहना चाह रहा है कि इक्विपमेंट जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए सबकी सब प्रोवाइड करी जाएंगी, इस मीनिंग की वजह से ये कर रहा है। लेकिन इसका लॉजिक भैया यही बता सकते हैं। हालांकि ये इस बात को लिखने का छोटा तरीका है, कंसाइज तरीका है, लेकिन एवरी फैसिलिटी लिखने से तो बच्चे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो सकती थी। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं बच्चे, इनका सच बता रहा हूँ मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और जो ये बनाने वाले हैं सामने प्रकट हो जाए तो मैं उनसे पूछ लूँ भाई साहब क्या कौन सा रसायन पी के क्या किया है इस क्वेश्चन का ये।
इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस के अलावा और क्या कोई फैसिलिटी नहीं होती प्लेयर के लिए? सारी फैसिलिटी कैसे लिख दिया आपने? और बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो इसका बच्चे को जवाब नहीं है, अगर आपके पेपर में आए तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया क्योंकि तुम भी सॉल्व करोगे, परेशान होगे, तो इसको और कोई तरीका मतलब चारा ही नहीं है। और बहुत सारे हैं ऐसे। ये कैप्टन जेल, कैप्टन जेल का मतलब भी होता है जेल में रखना, कन्फाइनमेंट का मतलब भी होता है किसी को बांध के रखना। कैप्टन कन्फाइंड तो हो नहीं पाएगा, ये एडजेक्टिव होता है। कैप्टन कन्फर्मेशन का लेना देना नहीं है। अब ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब जबरदस्ती इंप्रूवमेंट कराने वाली बात है। या तो तू कह देता भैया सिनोनिम बताने, इंप्रूवमेंट छोड़, इंप्रूवमेंट करने का रीजन क्या होता है? या तो ऊपर वाला गलत है, या फिर उसी बात को लिखने का नीचे कोई बेटर तरीका हो, कंसाइज तरीका हो। अब इन जेल में भी उतने ही वर्ड है, कैप्टन जेल और कैप्टन कन्फाइनमेंट में भी उतने ही वर्ड है, ये भी 3 वर्ड है, ये भी 3 वर्ड है। तो बच्चे इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अब इसको जबरदस्ती का अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, देखो प्रिजनर है तो प्रिजनर है तो वो जेल में तो रहता ही होगा ना, ऑब्वियस बात है। तो ये तो लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। लेकिन अगर उस प्रिजनर को कोई एक पर्टिकुलर जगह पर मैं बंद कर दूं कि तू जेल के अलावा, जैसे होता ना कुछ खास सजा दे दी जाती कि यहीं यहीं रहेगा तू, तो इसलिए कन्फाइनमेंट बेटर वर्ड माना जाए। ये जबरदस्ती के लॉजिक है, समझिए बच्चे। मैं भी हेल्पलेस फील कर रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ और बोल नहीं सकता अब आपको। ये प्रीवियस ईयर है और आपको इनके आंसर एक बार याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ आजकल ऐसे नहीं आ रहे हैं, शुक्र की बात है। हिटलर वॉज एन एब्सोल्यूट पोटेंटेट का मतलब भी होता है जब एक पूरी कंट्री के ऊपर एक आदमी रूलर होता बिना डेमोक्रेसी के, उसको पोटेंटेट बोलते हैं। ठीक है, मिलिटेंट आतंकवादी था, रूलर तो था लेकिन सिंगल रूलर होता है, ये बताने के लिए डिक्टेटर या ये वर्ड यूज होते हैं। अब ये वाला जो होता है डेमोक्रेसी के बिना जब सिंगल रूलर होता है वो, और डिक्टेटर का मतलब होता है क्रूअल रूलर, एक ऐसा रूलर जो अपनी क्राउड को डिक्टेट करे कि तुम्हें ये करना, उसी से वर्ड आए। तो हिटलर के लिए अब नेगेटिव वर्ड लगाना बेटर रहेगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने डिक्टेटर को प्रेफर किया। हालांकि पोटेंटेट में कोई गलती नहीं है, ठीक। लेकिन बस हाँ, कि हिटलर है, अगर कोई और होता, अगर कोई और होता तो इनो एरर हो जाता। अब हिटलर है, सबको पता है कि भैया वो क्रूर था, तो इसलिए अपन डिक्टेटर वर्ड को प्रेफर कर रहे हैं। राजेश की जो एबिलिटी है लोकल लैंग्वेज को यूज करने की, अब अगर कोई किसी लैंग्वेज को बड़ा अच्छे से बोल पाता है ना, तो ही स्पीक्स इट फ्लुएंटली, या ही इज फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज, आई एम फेमिलियर विद दिस लैंग्वेज, आई एम फेमिलियर विद दिस कल्चर। ये इसी बात को कहने का थोड़ा फॉर्मल तरीका है। ये बिल्कुल देसी यूज हो गया, एबिलिटी टू यूज समथिंग। और ये उसी बात को कहने का थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका हो गया कि लैंग्वेज को जब आप ये कहना चाहते हो कि ये इस लैंग्वेज को अच्छा बोल लेता है, या इसको इस लैंग्वेज की जानकारी है, तो इसी बात को कहने का ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आने नहीं चाहिए ऐसे सवाल, कोई तुक नहीं है इन सवालों का। स्पेक्टेकल्स, अब ये चलो फिर भी ठीक है। स्पेक्टेकल्स बच्चे सीधा लिख दोगे तो पता कैसे चलेगा? 1 चश्मा, 2 चश्मे, 3 चश्मे, 4 चश्मे, कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ तो देखो लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भले ये प्लूरल में यूज होता है लेकिन इसकी भी तो कोई ना कोई क्वांटिटी होती होगी। ए तो आ नहीं पाएगा, स्पेक्टेकल कर दिया, ये वाले वर्ड तो आ नहीं पाएंगे। यहाँ पे अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, अगर 1 चश्मा खरीद के लेके आयो तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, 2 खरीद के लेके आयो तो 2 पेयर्स ऑफ स्पेक्टेकल्स। ये तो प्लूरल ही रहेगा, 2 3 4 उधर ए के साथ कर लिया करो, मतलब पेयर के साथ लिख लिया करो। आफ्टर द रिटर्न एग्जाम यू विल ऑल्सो हैव एन ओरल एग्जाम, इसमें टाइपिंग एरर है, ये भी इसको अंडरलाइन कर लेना, दोनों अंडरलाइन कर लेना। ओरल एग्जाम के लिए ही एक वर्ड होती है वाइवा बॉस। जो आप वाइवा है वाइवा बोलते थे ना पेपर में, या अपना कॉलेज वॉलेज में प्रैक्टिकल के टाइम पे वाइवा है, वो वाइवा बॉस की शॉर्ट फॉर्म होती है वाइवा। ये इसको अंडरलाइन कर लेना, वरना वाइवा बॉस एग्जाम नहीं हो पाएगा। वाइवा बॉस का मतलब ही होता है ओरल एग्जाम। नेक्स्ट पे जाइए। द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात, छोटा है, कंसाइज है। यहाँ फिर भी चलो मैं मान लूँगा कि 2 वर्ड थे, उसी बात को कहने का एक छोटा तरीका है, बेटर तरीका है, अच्छी वोकैब का तरीका है, तो इसको चलो मैं मान लूँगा। हिंड्रेंस होता है रुकावट, परप्लेक्सिटी होता है कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न इस प्रॉब्लम की, कि इस प्रॉब्लम की जटिलता। डिफ़िकल्टी लेवल के लिए वर्ड क्या है? जटिलता। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो ये आएगा, इंट्रिकेसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंस ऑफ योर ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट के कॉन्फिडेंस को समझने की कोशिश किया करो जब तुम उनके खिलाफ कोई स्टेप लो। कॉन्फिडेंस का तो देखो यहाँ कोई लेना देना नहीं, अपनी उनकी क्षमता को लिखा होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एबिलिटी ऑफ, ऐसा कुछ लिखा होता तो बेटर वर्ड होता, वैसा भी ऑप्शन में नहीं। अब इन दोनों में, इन तीनों में से कौन सा सबसे बढ़िया जाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन,
ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्पिरेशन कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोटिव। तुम्हारे ओपोनेंट्स के मकसद को समझने की कोशिश किया करो उनके खिलाफ कुछ भी स्टेप लेने से पहले, यानी वो जो कर रहे हैं उसके पीछे के उद्देश्य को समझो अपना को स्टेप लेने के लिए। तो इन चारों में से जो बेस्ट वर्ड है वो मोटिव से मीनिंग निकल रहा है। हालांकि स्ट्रेंथ वगैरह दिया होता या फिर उनकी पावर दिया होता तो वो बेटर वर्ड होता, लेकिन इन चारों में से यही सबसे बढ़िया है। दिस कोर्स डज नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट्स, इस कोर्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब ये सुनने बोलने में आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई चीज़ होती है, मान लो कहीं कोर्स करने जाते हो, आपने कोई फॉर्म भरा, वो कहेगा अच्छा इस कोर्स को करने के लिए पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की कोई डिग्री होनी चाहिए, है क्या? अच्छा, जैसे फॉर्म भर दिया आपने एसएससी का, तो एसएससी का फॉर्म भरने के लिए अगर आप सीजीएल का फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे बीए हो, बीएड हो, चाहे बीएससी हो, लेकिन ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो प्री रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ के लिए। प्री रिक्वायरमेंट्स ये जो ना, इस कोर्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कोर्स कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी आके कर लो। तो किसी चीज़ को करने के लिए जो प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो फुलफिल करनी पड़ती हैं, उनके लिए वर्ड यूज होता है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है प्री रिक्वायरमेंट्स। तो ये बेटर वर्ड है, यहाँ मीनिंग भी सूटेबल है इसका, इसलिए अपन सी ऑप्शन लगा रहे हैं। ऑफिशियल्स वर आस्क्ड टू एग्जामिन द लाइकलीहुड, ऑफिशियल्स को कहा गया कि वो एग्जामिन करके बताएं कि यहाँ बैंकिंग फैसिलिटी, इस एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की क्या लाइकलीहुड है। अब जरा समझने की कोशिश करना, तीनों का मीनिंग देखोगे, लाइकलीहुड चांसेस, प्रोबेबिलिटी चांसेस, पॉसिबिलिटी चांसेस। प्रॉफिट का तो चलो यहाँ लेना देना नहीं, तीनों का मतलब है चांसेस, लेकिन फर्क है बच्चे। लाइकलीहुड किसी काम के होने की संभावना, अपने आप नहीं होगा काम, वहां प्रोवाइड किए जाने के, कि यहाँ इस एरिया में अगर हम बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहें तो वो पॉसिबल है कि नहीं, अपने आप नहीं होगा ये काम। लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी होती है किसी कोई घटना हो रही है उसका रिजल्ट आने की। जैसे लाइकलीहुड किसी का, क्या लाइकलीहुड है कि वो मैच जीत जाएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच जीत जाएंगे। कोई घटना हो रही है जो अपने आप होगी, बेसिकली कोई चीज आप करोगे उसका रिजल्ट अपने आप आएगा वो। और अगर मैं कहूं कि पॉसिबिलिटी कितनी है ये काम करने की, पॉसिबिलिटी कितनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप कुछ एफर्ट्स डालोगे किसी और काम को करने के लिए जो बेसिकली किसी इंटेंडेड चीज को पाने के लिए होंगे, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन पॉसिबिलिटी। जैसे होता ना, प्लीज रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ना कि एज सून एज प्रोबेबल या एज सून एज लाइकली। अपन वहां पे यूज करते हैं एज सून एज पॉसिबल, कि कोशिश करना जितना जल्दी हो सके। तुम एफर्ट्स डालोगे किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी। तो ऑफिशियल्स को कहा गया है कि भैया चेक करके बताओ कि यहाँ बैंकिंग फैसिलिटी देने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने क्या चांसेस है कि हम यहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी दे पाएंगे। एफर्ट्स करेंगे कोई लोग इस काम के लिए, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई घटना हो गई उसके कितने चांसेस है, यहाँ अभी ये हुई नहीं है, इस चीज के लिए एफर्ट किए जाएंगे तो उसके लिए पॉसिबिलिटी वर्ड आएगा। ये थोड़ा बढ़िया सवाल कहूंगा मैं इसको। इसका आंसर चेंज करना है बच्चे। ट्री वॉज सिटेड एट द, वो जो ये मंकी जो था ये बैठा था बेसिकली ये ट्री के सबसे निचले हिस्से पे। फुट ऑफ द ट्री का मतलब होता है सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। फुट का मतलब यहाँ पे पैर नहीं है, फुट ऑफ द हिल का मतलब होता है पहाड़ी का सबसे निचला हिस्सा, फुट ऑफ द ट्री का मतलब होता है ट्री का सबसे निचला हिस्सा। नो इम्प्रूवमेंट आना था इसमें, रूट वगैरह हो गया, सी आंसर हो गया, उसको चेंज कर लीजिएगा, डी कर लीजिएगा। द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू, ब्रीज का मतलब ही होता है बच्चे हल्की हल्की बहती हुई हवा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज का मतलब ही होता है स्लो विंड, हल्की बहती हुई हवा। तो एक साइड तो ब्रीज लिख रहे हो फिर साथ में स्ट्रॉन्ग भी लिख रहे हो, ये कैसे हो सकता है? तो इसमें आपको स्ट्रॉन्ग विंड यूज करना चाहिए था, क्योंकि अगर टोपी ओपी उड़ा दिए तो ब्रीज तो उड़ा नहीं सकती, हल्की हवा तो उड़ा नहीं पाएगी, यानी तेज हवा कहना, तो उसके लिए वर्ड आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग विंड। चलो जी, नाउन चैप्टर के आखिरी सवाल पे आ जाइए। कौन प्रोवाइड करेगा रिलीफ टू द पुअर ऑफ दिस कंट्री? अब ये भाई इसने मुझे लगता है कि ये वर्ड देखा होगा कहीं पैसेज में और उसके सिनोनिम टाप दिए और सोचा होगा बच्चा अपने आप कर लेगा। यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, पैसे कौन देगा गरीबों को, ये तो चलो थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ पैसे नहीं बांटे जाते, खाना पीना और बहुत मदद बांटी जाती है। शेल्टर कौन देगा, ये भी ठीक हो सकता है, रिलीफ भी ठीक हो सकता है। और ये जो वर्ड है सोकर, इसका बेसिकली मतलब ही होता है गरीबों को दिए जाने वाली मदद, पैसा कपड़ा कुछ भी हो सकता है, जो गरीबों को और जो बेसिकली जिनको ज़रूरतमंदों को, गरीब भी हो सकते हैं, ज़रूरतमंद भी हो सकते हैं, फ्लड बाढ़ में फंसे हुए, कहीं कोई आपदा के मारे भी हो सकते हैं,
जरूरतमंदों को दी जाने वाली मदद के लिए ये एग्जैक्ट वर्ड है ये। समझ में आया? रिलीफ पैकेज भी वही होता है, लेकिन रिलीफ के साथ जनरली कोई वर्ड होता है, रिलीफ ग्रांट, रिलीफ पैकेज, कुछ ना कुछ इसके साथ वर्ड होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, रिलीफ में कोई गलती नहीं है मेरी तरफ से, आप रिलीफ वर्ड भी लिख दोगे एकदम सही है। बस ये थोड़ा सा बेटर वर्ड है, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है शायद, इसलिए इसने क्या करा होगा, कई आर्टिकल से पढ़ लिया, उठा के टाप दिया। नाउन चैप्टर के जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हैं बच्चे, अगर मेरा बस चलता तो मैं बुक में एक भी ना डलवाता ये इस टाइप वाले, लेकिन मेरी मजबूरी थी, प्रीवियस ईयर मुझे इंक्लूड करने थे, कहीं दोबारा आ जाएं आप परेशान हो, तो मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिए और आपके साथ डिस्कस भी कर दिए। लेकिन बच्चे ये क्वेश्चन वो थे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं, बिना मतलब ज़बरदस्ती कर रखी है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि गरीबों को दी जाने वाली मदद के लिए ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड है। रिलीफ के और बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, इसका एग्जैक्ट यही मतलब होता है, ये पर्टिकुलर वर्ड ही इसी मतलब में यूज़ करने के लिए बनाया गया है। तो हाँ, ये चारों दिए हों तो ये बेस्ट वर्ड मैं मान सकता हूँ, लेकिन इम्प्रूव करना, इसको कटवा के ये लगवाना, ये थोड़ा सा मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया सवाल, मैं इसको कहूँगा। ठीक है जी, तो इसके साथ अपनी नाउन चैप्टर की भी डाउट डिस्कशन पूरी होती है। अगला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगती है, लगता है कि आपको इनको वीडियो को देखने से आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दिया करो। अपनी एरर प्रो, अब वोकैब प्रो जो अपनी बुक्स हैं उनका रिव्यू शेयर कर दीजिए। और ये जो यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है ना, वो ये कैसे समझेगा कि वीडियो बढ़िया है? आपके लाइक से, कमेंट से, शेयर से। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब कुछ सीखे होगे तभी आए होगे। तो भाई ये काम प्लीज़ कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।